हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज जो अपन करेंगे सीडीएस के 2021 का फर्स्ट पार्ट अपन ने कर लिया। आज सेकंड पेपर करेंगे। सेकंड पेपर वही जनरल नॉलेज का जो अपना बेसिक पैटर्न अपन पहले से करते आए हैं वही वाला पैटर्न करेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हिंदी के अंदर पेपर है, ये पूरा हिंदी के अंदर क्वेश्चन है। ये फर्स्ट वाला पेज है उसका, फिर ये वाला सेकंड पेज है जिसके अंदर इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन है। और जब मैं क्वेश्चन करा रही हूँ तब आपको हिंदी और इंग्लिश साथ में करवा रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है और यहाँ पे इंग्लिश में, फिर उसको आप देख लेना कि कैसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। Where should an object be placed in front of convex lens to get a real enlarged image of the object? देखो ये वाला जो क्वेश्चन है अपन ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। या तो यही क्वेश्चन है या फिर कोई और क्वेश्चन करा है, लेकिन कराया जिसके अंदर इमेज की मैंने आपको पोजीशन बताई थी 2f या f के बीच में बताई थी, मुझे ये क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अपन ने सेम करा है। तो यहाँ पे देख लो, अब कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। सबसे पहले तो कॉन्वेक्स में रियल और इनलार्ज इमेज बनेगी। तो जब आप f और 2f के बीच में, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि शायद मुझे ध्यान था कि मैंने आपको ये क्वेश्चन करा रखा है। तो ये वाला जो लेंस होता है, जैसे यहाँ पे 2f है और यहाँ पे f है, तो इसके बीच में जब भी आप इमेज को रखोगे तो एक यहाँ से जाएगी एक यहाँ से जाएगी, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो रियल और क्या बनेगी, इनलार्ज बनेगी। तो यहाँ पर इसके बीच में रियल बनेगी, इन्वर्टेड, इनलार्ज बनेगी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें किसके लिए हो रही है, जब आप जो ऑब्जेक्ट है अपना उसको f और 2f के बीच में रखोगे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड। तो अपना ये वाला क्वेश्चन तो इजी था, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, इसलिए मैं नहीं करवा रही आपको। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलोनाइड आर इन फॉर्म ऑफ। जो करंट कैरिंग सोलोनाइड होता है उसके अंदर कैसी लाइन्स होती हैं सोलोनाइड में। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी अपन को क्या कहती है, देख एक मिनट यहाँ पे देखो। द फील्ड लाइन्स इनसाइड द सोलोनाइड आर इन अ फॉर्म ऑफ अ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अंदर होगी, कुछ ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एनसीईआरटी से मिल चुका है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, पैरेलल स्ट्रेट लाइन। मतलब ये वाले कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एनसीईआरटी ने बाय लैंग्वेज, एकदम एनसीईआरटी में आपको बाय पूरी ऐसे लैंग्वेज की लैंग्वेज मिल जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो। अब यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन देखो। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो लाइट जो हो रही है वो ट्रैवल कर रही है किससे, रेयरर से डेंसर मीडियम। अगर यहाँ पे अपन इसको मार्क करेंगे तो यहाँ पे अपन ऐसे मार्क कर लेते हैं ये डेंसर है और ये रेयरर मीडियम है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी अपन को क्या कहती है, इस चीज़ को एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखना। एनसीईआरटी कह रही है व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका क्या मतलब है, जो नॉर्मल लाइन आती है उससे दूर जाती है। तो यहाँ पे अगर जब वो डेंसर से आएगी तो रेयरर में वो क्या करेगी, नॉर्मल से दूर की साइड दूर खिसक जाएगी आ रही है। लेकिन अब क्वेश्चन के अंदर देखो क्या में, व्हेन अ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर, यानी उल्टा हो रहा है। एनसीईआरटी में मुझे यहाँ पे ये चीज़ मिल गई थी डायरेक्टली, तो मैंने सोचा इसका अपोजिट है। अब अपने पास अगर अपन बात करेंगे यहाँ पे अपोजिट सेंस के अंदर, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है, लाइट्स जो है, एक बार मैं मार्क कर देती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे जो लाइट है वो रेयरर से किस में जा रही है, डेंसर के अंदर जा रही है। तो यहाँ पे जो लाइट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए हमारे पास, ये जैसे ये लाइट आई यहाँ से, तो ये क्या करेगी, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के टुवर्ड्स बैंड होगी। और सबसे पहले बोला गया ऑप्शन ए के अंदर स्लो डाउन एंड बैंड अवे। तो अवे तो नहीं होगी, अवे वाला जो है उसको हटा देते हैं, बैंड टुवर्ड्स हो सकती है, अवे भी नहीं होगी यहाँ पे। और ये क्या हो जाएगी, बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल या तो ये वाला ऑप्शन होगा या फिर ये वाला ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद अगर अपन आंसर देखते हैं तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक में बोला है कि वो स्लो डाउन हो जाएगी और एक में बोला है कि वो स्पीड अप हो जाएगी। तो अगर ये बात थोड़ा सा ध्यान से सुना, रेयरर से डेंसर में जा रही है, मतलब पतला सा मीडियम है, जैसे एयर में है। अब डेंसर वो वाटर में जा रही है, वाटर में जा रही है तो यानी कि उसके मॉलिक्यूल्स को या फिर लाइट को पास होने के अंदर उसके वाटर के जो है मॉलिक्यूल्स थोड़े पास पास में होंगे, तो यानी उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो स्पीड जो होगी उसकी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी चीज़ को सोचो, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइट किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास से एंटर कर रही होती है या फिर लाइट किसी ओपेक ग्लास से एंटर कर रही होती है। तो जब वो ट्रांसपेरेंट से करती है तो एकदम क्लियर दिखाई देता है, लेकिन ओपेक से हमें दिखाई नहीं देता। या फिर ट्रांसलूसेंट से कर रही होती है तो थोड़ा कम दिखाई देता है। तो वही चीज़ है, जब हल्की जगह से, यहाँ पे हल्का सा है, एयर हो रखी है सपोज, और यहाँ पे आपने वाटर डाल रखा है या फिर कुछ भी लिक्विड डाल रखा है, तो लाइट यहाँ से बहुत अच्छे से आएगी, लेकिन जैसे ही वो डेंसर मीडियम में आएगी उसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आंसर बी हो जाएगा। तो स्लो डाउन का तो रीजन समझ में आ गया, क्योंकि रेयरर से डेंसर है। लेकिन यहाँ पे डेंसर से रेयरर आएगी तो वो क्या करेगी, फास्ट होगी। तो यहाँ पे स्लो डाउन हो जाएगी और क्या करेगी, जो नॉर्मल है उसकी तरफ बेंट हो जाएगी। तो ये ऐसे हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। An electric circuit is consisting of a cell, an ammeter and a nichrome wire of length L. If the length of a wire is reduced to half, L/2 हो जाएगा, then the ammeter reading is रीडिंग। तो एमीटर क्या होता है, करंट की रीडिंग को होता है नापने के लिए यूज़ करा जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसके अंदर एक सेल है, एमीटर लगा हुआ है, एक वायर लगा हुआ है। वायर की लेंथ अभी क्या है, एल है, लेकिन हम क्या करते हैं, वायर की लेंथ को
L/2 कर देते हैं, यानी हाफ कर देते हैं। तो जो रीडिंग है करंट की उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो चीज़ देखते हैं। तब होता है रो L/A, ये चीज़ होती है। अगर मैं न्यू रेसिस्टेंस की बात करूँ जिसके अंदर जो वायर है उसकी जो लेंथ है वो कर दी गई है अपने पास L/2A, हाफ कर दी गई है। तो यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है, ये वाला जो पूरा फॉर्म है ये R की वैल्यू है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ R डैश जो नया आया है वो R ये चीज़ है। अब देखो हमारे पास क्या होता है V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो I की अगर मैं वैल्यू लिखूंगी तो ये क्या हो जाता है V/R। तो पहले तो ये चीज़ था, लेकिन अब जो I न्यू आया है, न्यू क्यों आएगा, अपन को न्यू पता करना है जब वायर की लेंथ कर दी गई है। अपन बात नहीं कर रहे सिंगल की कर रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है 1/2 R आ रहा है। तो यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा और V/R, और V/R की वैल्यू क्या है यहाँ पे I। तो इसकी जगह मैं यहाँ पे I लिख सकती हूँ। अगर मैं इसकी जगह पे I लिखूंगी तो यहाँ पर ये कैसे बनेगा अपने पास 2I और ये I²। तो यानी कि जो करंट हो रहा है वो क्या हो रहा है डबल। तो जब करंट डबल हो रहा है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा न्यूमेरिकल है, इजी न्यूमेरिकल है, लेकिन बस उसमें देखना है आपको करंट और इसके जो रिलेशन है वो आराम से हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी ऑन सैंड। जो इफेक्ट होता है प्रेशर का, क्या पूछा गया है कि जो प्रेशर होती है ह्यूमन बॉडी का उस पर सैंड पर लगाते हो, ज़्यादा प्रेशर लगाते हो तो सैंड क्या होने लग जाती है, ये चीज़ पूछी गई है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, लार्जर वाइल स्टैंडिंग देन वाइल लेइंग। अगर आप लोगों ने देखा होगा समुद्र वगैरह के पास भी देखा होगा और घर में भी सैंड वगैरह देखी होगी, नॉर्मल सी चीज़ है सैंड वगैरह देखना ना। तो यहाँ पे अगर ये सैंड है ना, ऐसे टीला सा खड़ा हुआ है, तो अगर आप यहाँ पर, क्योंकि जो प्रेशर लगाते हो वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर खड़े हुए हो तो ये जो सैंड होगी वो क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे डिस्प्लेस होना शुरू हो जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर आप यहाँ पे ऐसे ये जो सैंड है वे हो तो यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया के कारण ये इतनी ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं होगी जितनी एज कम्पेयर टू ये यहाँ पे फोर्स जो एग्जर्ट होगा उसके हिसाब से। तो जब भी आप खड़े हुए होंगे तो वो जो सैंड होगी वो ज़्यादा डिस्प्लेस होगी एज कम्पेयर टू इसके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लार्जर वाइल स्टैंडिंग देन लेइंग। स्मॉलर ये तो गलत है, सेम नहीं होगी, लार्जर वाइल स्टैंडिंग ड्यूरिंग द डे टाइम, और डे टाइम और नाइट टाइम से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा ए। ये वाला जो क्वेश्चन है ये एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अपने दिमाग में सोचो कैसे हो सकता है। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपने पास क्या है, एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर इतना इन 20 सेकंड्स, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट एंड 10 सेकंड रिस्पेक्टिवली। तो एक एथलीट है जो कंप्लीट करता है 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर हमारे पास कितना दे रखा है, 100 दे रखा है इन्होंने। 100 मीटर का डायमीटर है तो ये 50 मान लो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है 20 सेकंड्स में अपनी रेस कंप्लीट कर रहा है, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस है। तो 20 सेकंड्स में, अगर आप मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को, मैं आपको जो बताने जा रही हूँ। देखो यहाँ से शुरू करा इसने, डिस्प्लेसमेंट पूछा हमसे, एक 20 सेकंड का एक चक्कर लगाया। मैं इसको दूसरा पेन कर लेती हूँ, हाईलाइट कर लेती हूँ, नहीं तो ये वाला जो होगा ना मिट जाएगा। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल उसने यहाँ से शुरू करा, जब उसने एक चक्कर लगाया 20 सेकंड का तो एक 20 सेकंड हो गए। फिर दूसरा चक्कर लगाया उसने 20 सेकंड का तो दूसरे 20 सेकंड हो गए। फिर उसने दूसरा चक्कर लगाया 20 सेकंड्स का तो कितना हो गया, दूसरे चक्कर 3 हो गए, और 3 कितने हो गए, वो यहाँ से सिर्फ इतना आया है, ठीक है। तो 1 मिनट में तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट कितना होता है, 1 मिनट के अंदर आपकी यूनिट कितनी होती है, 1 मिनट के अंदर होते हैं अपने 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिफरेंस। तो 20 सेकंड्स में वो वहीं पर आ रहा है तो 0 होगा। तो कंफर्म है, ये वाली बात तो है कि ये सही होगा। फिर बोला 10 सेकंड्स, तो अगर वो 20 सेकंड्स के अंदर पूरा सर्कल कर रहा है तो मुझे बताओ 20 सेकंड्स के अंदर अगर वो पूरा सर्कल कर रहा है तो 10 सेकंड्स के अंदर उसने हाफ ही सर्कल करा होगा। जब उसने हाफ सर्कल करा होगा पे आया, इस पोजीशन पर आया, यानी कि उसने ये वाला डिस्टेंस कवर करा है। अगर आप देखो यहाँ पे अपन से क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट। अगर ये डिस्टेंस पूछता तो डिस्टेंस अपन सेमी सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है सर्कल का 2πr वाला जो फॉर्मूला होता है वो लगाते हैं, और सेमी सर्कल है तो हाफ मतलब अपॉन डिवाइडेड बाय 2 कर देते। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फर्स्ट वाला पाथ होगा या फिर ये वाला पाथ होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, इस सेंटर से ये वाला जो डायमीटर वाला पार्ट है वो सबसे छोटा डिस्टेंस है। तो ये कितना है, ये 50 अगर रेडियस है, उन्होंने वैसे भी दे रखा है कि डायमीटर कितना है 100। तो यहाँ से यहाँ तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उन्होंने डिस्प्लेसमेंट बोला है इसलिए हम यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे, और डिस्टेंस ये शॉर्टेस्ट कितना है यहाँ पे 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बात समझ में आ रही है मेरी कैसे आंसर आया, 0 और 100। तो शॉर्टेस्ट देखना है, ये डिस्प्लेसमेंट का ध्यान रखना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस होता है। तो आंसर मैंने आपको बता दिया डी। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट बोला गया है कि यहाँ पे एक यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करी गई है। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है ये चीज़ समझ लो। देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी एसिड है, अल्कलाइन है या फिर बेसिक है, उन चीज़ों को
पता लगाने के लिए एक इंडिकेटर या फिर एक कुछ चीज़ बनाई जाती है, सॉल्यूशन समझ लो, या फिर कुछ अलग अलग एलिमेंट्स को मिलकर बनाया जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये जो सब्सटेंस है इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है या फिर अल्कलाइन है। और इसके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे उसकी, जैसे बहुत ज़्यादा हार्श एसिडिक है तो वो कलर से बता देगा, वो बहुत ज़्यादा कलर शो करेगा, डार्क कलर शो करेगा। जैसे यहाँ पे देख लो, इसके पे थोड़ा थोड़ा सा कलर में थोड़ा चेंज आने लग जाएगा, फिर ये लाइट होता 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 जो एकदम बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा उसके लिए एकदम रेड, और जहाँ पे ये अल्कलाइन में बहुत ज़्यादा बेसिक होगा उसके लिए अपन क्या करेंगे, वॉयलेट कलर शो करेंगे। तो ये जो स्केल होती है जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के बेसिस पे बताती है उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। अब देखो ये कैसे बनती है, इसके अंदर क्या क्या डाला जाता है। कॉमन जो होते हैं इसके अंदर थाइमोल ब्लू होता है, मिथाइल रेड होता है, ब्रोमो थाइमोल ब्लू होता है और फिनाइलोफाइथिलीन होता है। तो ये सारे जो मिक्सचर्स होते हैं जनरली ये यूज़ करा जाता है, इसके बेसिस पे बनाया जाता है। तो अब ये शॉर्ट में समझ में आ गया होगा, और डीप में पढ़ना है तो इसको जो मैंने लगा रखा है बस उतना पढ़ लेना। अब उसके बाद अपन सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं। फर्स्ट देखो, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, अपन ने देख लिया है। इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच के अंदर हाइड्रोजन आयन वाली बात होती है तो ये भी सही है। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एसिड और बेस, तो ये भी पता चल गया। तो जो 14 और 1 होता है, 0 होता है, उस पर कलर की जो कंसेंट्रेशन होती है वो भी, स्ट्रेंथ होती है वो भी बता दें। तो यहाँ पे फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है, तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एलोट्रोप इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, अब फुलरेंस के बारे में एक बार वैसे भी मैं बता चुकी हूँ, एक बार क्वेश्चन आया था मैंने बताया था, एनसीईआरटी का डायग्राम लगाया था। लेकिन नहीं भी पता हो तो चलो मान लेते हैं कि नहीं पता हमको। डायमंड तो सबको पता है, ग्रेफाइट भी पता है। ग्रेफाइट पे अपन ने क्वेश्चन भी कर रखा है कि कौन सा सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ग्रेफाइट तो आंसर है, कंफर्म है। डायमंड है क्या, डायमंड नहीं है, ये भी कंफर्म है। तो जब हमें पता है कि डायमंड नहीं है और ग्रेफाइट है तो फर्स्ट तो नहीं है, फर्स्ट नहीं है तो ये गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, बचा कौन सा आंसर, ऑप्शन 2। देखो, व्हाट इज अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ द कार्बन इन द अर्थ क्रस्ट। ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत अंदर से पूछा हुआ है। कार्बन का जनरल फॉर्मेशन जो होता है ना, जो ये कितना पार्टिकल में प्रेजेंट है वो बहुत कम है। तो जनरली अगर अपन जब डायग्राम वगैरह देखते हैं तो उसके अंदर ये इतना मेंशन नहीं होता, लेकिन फिर भी आप पूछ लिया तो याद रख लेना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, कार्बन इज नॉट पर्टिकुलरली प्लेंटीफुल, इट मेक्स अप ओनली अबाउट 0.025% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सिर्फ 0.025 बनाता है, यानी ऑफ अर्थ क्रस्ट बहुत कम बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 0.025। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हेन कॉपर रिएक्ट विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इट फॉर्म्स अ ग्रीन कोटिंग ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो पर जब रिएक्ट होता है तो उसमें ग्रीन, आप लोगों ने देखा होगा कॉपर की बॉटल वगैरह आजकल सब लोग बहुत यूज़ करने लग गए हैं, पहले इतना यूज़ नहीं होता था। कॉपर के अपने घर पे बर्तन वगैरह भी होते हैं, पुराने जमाने में देखा होगा तो कॉपर वगैरह के बर्तन वगैरह यूज़ करते थे वो लोग बहुत, जिसमें पानी भर के रखते हैं। चरी वगैरह जो होती है वो कॉपर की होती थी। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। जो उसका रिएक्शन है कॉपर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मॉइस्चर, ऑक्सीजन जो एयर के अंदर मिल जाती है, इसको प्रेजेंट करके ये चीज़ बनती है और यहाँ पे बनता है कॉपर कार्बोनेट। ये चीज़ पूछी है उन्होंने, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। रिएक्शन भी एक बार ध्यान रखना, बस और तो कुछ भी नहीं है। सिल्वर आर्टिकल जो है वो सल्फर के साथ रिएक्ट करके बनता है, ये क्वेश्चन अपन बतेरे बार कर चुके हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, विच वन ऑफ द व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस दैट कन्वर्ट सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको 4 दे रखे हैं, तो ऐसा बोला गया है कि जो सल्फाइड की जो ओर होती है उसको ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करा जाता है, हीटिंग करी जाती है उसको बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर के अंदर। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हमसे ये चीज़ पूछी गई है। अब यहाँ पे देखो, कैल्सिनेशन है, रोस्टिंग है, स्मेल्टिंग और इंसिनरेशन है। इंसिनरेशन तो आप लोगों को पता होगा कि अगर आपने स्क्विड गेम देखा होगा तो उसके अंदर जो डेड बॉडीज होती है जो मरते जाते हैं उनको एक बॉक्स में रखा जाता है, बॉक्स में वो पैक करते हैं और फिर वो उसके अंदर डालते हैं। तो वो जो प्रोसेस होती है ना कि वो बर्न हो जाती है, फिर एशेस निकलती हैं, तो वो इंसिनरेशन होता है। तो यहाँ पे डिस्पोजल मेथड इन्वॉल्विंग बर्निंग वेस्ट मटेरियल एट हाई टेम्परेचर टू कन्वर्ट दैम एश। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का एग्जाम्पल भी दे रखा है। अपन को डेफिनेशन से मतलब है, सिर्फ इतना देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, sulfide ores are converted into oxide by heating strongly in the presence of excess air. This process is known as roasting. ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मिली है, इसलिए मैं बोल रही हूँ सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, स्पेशली साइंस के लिए। तो ये चीज़ हो गई। द कार्बोनेट ओर आर changed into oxide by heating strongly in a limited air is known as calcination. तो जब कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करा जाता है तो वो कैल्सिनेशन होता है। भी पता चल गया, स्मेल्टिंग भी अपन को पता चल गया। स्मेल्टिंग देख लो, ये इंसिनरेशन अपन को पता चल चुका है। तो इनसे जो स्मेल्टिंग होती है ना, स्मेल्टिंग क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस दैट यूजेस हीट एंड केमिकल्स टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ओर। ओर से जब आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हो हीट और केमिकल का यूज करके, उसको अपन स्मेल्टिंग कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। ये पूरी एनसीईआरटी के अंदर लाइन दे रखी है, इसलिए मैं कहती हूँ एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। एनसीईआरटी करो, बेसिक सोर्स तो कर लो पहले, उसके बाद कोचिंग वगैरह करना।
तब मैंने आपको जब ये सीरीज स्टार्ट करना शुरू करा था तब मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि जितनी चीज़ें मुझे एनसीईआरटी से मिल सकती है मैं एनसीईआरटी से ही आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस एनसीईआरटी को देख लो। मैं अगर मुझे टाइम मिला ना तो मैं देखो कुछ लोग मुझसे ना साइंस के नोट्स मांग रहे हैं, मैंने कभी नोट्स वगैरह नहीं बनाए, और जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने मेरे पास साइंस ही फील्ड थी। जो सीएससी का पेपर देते हैं उसमें साइंस इतनी हार्ड नहीं आती है, सिर्फ बायो आती है, तो बायो वगैरह एनसीईआरटी से थोड़ी बहुत पढ़ ली थी, लेकिन ये सब मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था क्योंकि साइंस मेरी पढ़ी हुई है, मतलब मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये सब नहीं करा था। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेकिन सीडीएस के अंदर बहुत एक अच्छा अमाउंट ऑफ साइंस आता है। तो यहाँ पे देखो सोल्जर जो होता है वो लेड और टिन से बनता है, तो पीबी और एसएन से बनता है। तो पीबी और एसएन किसके अंदर दे रखा है? ऑप्शन 2 के अंदर दे रखा है, यानी बी आंसर भी मिल जाएगा इससे। अब देखो कोशिश करूंगी मैं पूछे गए ना जहाँ जहाँ से उनको मार्क कर दूं और आपको शायद पीडीएफ या फिर ऐसा कुछ शेयर कर दूं, लेकिन इसमें अभी बहुत टाइम लगेगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम पेंडिंग है और मुझे बहुत सारी चीज़ें करवानी है। कोई बोल रहा है ये करा दो एग्जाम से पहले करा दो, लेकिन इसको कराने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपने देखा होगा कि मेरे को क्वेश्चंस रहते हैं कि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, मैं जितना मुझे पता है और एक्स्ट्रा भी चीज़ें देख के आपको बताने की कोशिश करती हूँ, तो इसलिए मुझे टाइम लगता है वीडियोज़ वगैरह बनाने में, फिर एडिटिंग वगैरह भी होती है इसलिए टाइम लगता है। और नोट्स वगैरह मेरे पास नहीं है, जिनके नोट्स होते हैं या तो मैं पेस्ट करती जाती हूँ, जैसे हिस्ट्री वगैरह में आपने देखा होगा, हिस्ट्री में बनाए थे बेसिकली मैंने, और अगर आपने वो पूरी बुद्धि भी होती है क्योंकि मैंने बुक से ही पढ़ा था, मैंने नोट्स नहीं बनाए थे इन सब चीज़ों के, हिस्ट्री के बनाए थे क्योंकि हिस्ट्री मुझे याद नहीं होती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स, वो भी बहुत छोटे नोट्स थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ द ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो लिमिट कर देती है फ्रूट चेन के अंदर? तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे बोला गया है कि डेफिशिएंट फूड सप्लाई, डेफिशिएंट फूड सप्लाई से होने से कोई मतलब नहीं होगा, इतना ज़्यादा फूड चेन को जो ट्रॉपिक लेवल होता है उसको नहीं करती। अब सबसे पहले तो ये देख लो ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। refers to the positioning of a group of organism with similar feeding habits within a food chain or ecological pyramid। इन दोनों के अंदर जिन ऑर्गेनिज्म की सिमिलर फीडिंग हैबिट होगी, सेम खाना खाते होंगे बेसिकली। ट्रॉपिक लेवल वो होता है जिसके अंदर आप ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं जिनके पास फीडिंग हैबिट जो होती है फूड चेन के अंदर वो सिमिलर होती है इकोलॉजिकल पिरामिड में। जैसे आप यहाँ पे देखोगे प्रोड्यूसर है, ग्रीन पीस का दे रखा है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन हुए, फिर सेकेंडरी कौन हुए, फिर टर्शरी कौन हुए। तो यहाँ पे जैसे जैसे डिक्रीज होता जाता है नंबर्स के अंदर, बायोमास के अंदर, एनर्जी के अंदर, ये चीज़ डिक्रीज होती जाती है। तो अब अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका आंसर यहाँ पे मिल गया कि डिक्रीज कभी भी चीज में हो रहा है तो वो किसके बेसिस पे हो रहा है? ट्रॉपिक लेवल क्यों घटता जा रहा है, पिरामिड का जैसा शेप क्यों आता जा रहा है इसका, डिक्रीज हो रहा होगा बायोमास में या एनर्जी में। तो हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, किस में? तो फूड सप्लाई नहीं है, पॉल्यूटेड एयर नहीं है, डिक्रीज इन द अवेलेबल एनर्जी एट द ट्रॉपिक, तो ये बात सही है। पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म ये भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन बस इसमें समझने की जरूरत है कि कैसे फूड चेन में अब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो फिर वो सर्वाइव कैसे करेगा। तो ये चीज़ होती है। नंबर्स भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रास बहुत ज़्यादा होती है, उसको हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है, तो जितने ज़्यादा ग्रास है उससे कम हिरन है, हिरन से कम कितने शेर है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो एक फूड चेन को मेंटेन, प्रोटेक्शन अब तो देने लग गई है, बहुत ज़्यादा करने लग गई है, लेकिन इतना प्रोटेक्शन पहले नहीं मिलता था। क्यों? अगर उनको ही आप नहीं बचाओगे, छोटी छोटी चीज़ों को नहीं बचाओगे, फॉरेस्ट के अंदर एक एक लाइफ, एक एक चीज़ का मैटर करती है। अभी रिसेंटली का एक इंसिडेंट बता देती हूँ। मैं कहीं, मेरे साथ में एक बच्ची थी, तो मैं उसके साथ जा रही थी, तो एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग प्योर वेज है, तो मेरे साथ जब हम लोग गए तो वहाँ पे वल्चर्स वगैरह थे, मतलब ऐसे एक जगह पे गए भी थे जहाँ पे इनका कंजर्वेशन का काम चल रहा था, तो वल्चर्स वगैरह भी थे। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि उनको जो दे रखे थे मांस, मतलब मांस दे रहे हैं, ये तो इतने गंदे से होते हैं ऐसे, वो मुझे ऐसे करने लग गई कि फिर तो इनको मरना जाना चाहिए, मतलब शी इज़ लाइक प्योर वेजिटेरियन एंड ऑल। तो मैं भी हूँ वो चीज़, लेकिन मैंने उसको समझाया कि जो प्रकृति होती है या फिर जो नेचर होता है ना, उसके अंदर हर चीज़ की उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी ह्यूमंस की इंपॉर्टेंट है। अगर वल्चर्स नहीं होंगे ना तो जो डेड और डिके जो होते हैं वो डिकम्पोज होने लग जाते हैं, तो अगर वो उनको खाएंगे नहीं ना तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैला देंगे। वो जैसे जैसे डिकम्पोज होता होगा, आपने देखा होगा कि उसकी बदबू फैलने लग जाती है। तो वल्चर की भी उनकी इंपॉर्टेंस अगर आप पढ़ोगे ज़्यादा इन्वायरमेंट में, अगर ये सब चीज़ें आप देखोगे, अगर आपको थोड़ा बहुत भी शौक होगा तो आप इसमें ये बात नोटिस करोगे कि हर जो एक चीज़ होती है, छोटी सी जो पैरासाइट भी होता है ना, उसका अपना एक रोल होता है, वो प्ले करते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, ये एनर्जी लेवल डिक्रीज होना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब मैं आपको एक थोड़ा सा क्वेश्चन समझाने जा रही हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये न्यूमेरिकल भी है, आपको समझने लायक भी है, और इसको समझना थोड़ा सा अच्छे से समझ। पहले वाला अगर क्वेश्चन करा था तो आपको ध्यान होगा, जिस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बोला था कि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है या फिर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, याद होगा? उसके अंदर अपन ने आंसर करा था कि क्रॉस पॉलिनेशन की जगह सेल्फ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द प्योर टॉल प्लांट टू शॉर्ट प्लांट इन द F2 जनरेशन। F2 जनरेशन पूछिए। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, देखो मैं इसको समझा रही हूँ, आप लोगों को बहुत ढंग से समझना इस चीज़ को। प्योर प्लांट है जिसका TT है, प्योर प्लांट है, और शॉर्ट प्लांट है जिसको मतलब छोटा टी है, ऐसे समझाया गया है इन्होंने, है ना? तो एक प्योर है
प्योर मतलब होमोजीनियस होता है, मतलब दोनों सेम टॉल प्लांट्स हैं, और ये शॉर्ट है, ठीक है। टीटी शॉर्ट प्लांट को बताया गया। अब जब इनकी फर्स्ट जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन आएगी, तो उसके अंदर इनका क्रॉस होगा। अगर इनको क्रॉस करेंगे तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो कौन सी बनेगी, वो कौन सी बनेगी F1 के अंदर, F और T बनेगी। मेरी बात समझ रहे हो, F और T बनेगी, क्योंकि एक इससे आएगा और एक इससे आएगा, तो ये जनरेशन बनेगी। दूसरी भी कौन सी बनेगी, F और T बनेगी। क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तो ऐसा ही होता है ना। मदर और फादर में से कुछ ट्रेट्स जो अपनी होती है वो फादर की आती है, कुछ मदर की आती है। सारी फादर की और सारी मदर की नहीं आती है। आप नोटिस करना, आपकी शक्ल शायद आपके फादर या मदर एक से मिलती हो, लेकिन आप में जो ट्रेट्स होंगी वो दोनों की मिलकर आएंगी। आपका नेचर ऐसा हो सकता है, आपको गुस्सा आता है तो वो फादर का आता होगा, आप बहुत पोलाइट होंगे तो मदर की तरफ होंगे, या फिर दोनों को गुस्सा आता होगा तो आपको भी गुस्सा आता होगा। तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर अपन दूसरी जनरेशन के अंदर जाएंगे, अगर अपन F2 के अंदर जाएंगे तो फर्स्ट हो गई, लेकिन F2 जनरेशन के अंदर जाएंगे तो इसका थोड़ा सा मैं डायग्राम बना रही हूँ, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। F2 जनरेशन के अंदर जाओगे तो यहाँ पर इसको मैं समझाती हूँ आप लोगों को। एक बार ये देखो, थोड़ा सा मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करा दूँ। ये T है, ये T है, और ये T है, और ये भी T है, ठीक है। अब एक मिनट में इसके बीच में लाइन खींच देती हूँ। अब यहाँ पे देखो, मैं इसको करती हूँ क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। इस T और T का होगा तो ये बनेंगे T और T, इस T के साथ इस T का होगा तो ये बनेगा T और T, इन छोटे T का होगा तो ये बनेगा T और T, और इस T और T का होगा तो ये और ये बनेगा, ठीक है। अब मेरी बात, ये वाली चीज़ समझ में आ गई, ये कैसे बना क्रॉस पॉलिनेशन F2 जनरेशन के अंदर। अब इन्होंने क्या पूछा है हमसे इस क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो हमसे पूछे हैं कि जो रेशियो है प्योर टॉल प्लांट का और शॉर्ट प्लांट का क्या है। तो प्योर जो टॉल प्लांट है वो कौन सा है, TT, और प्योर जो शॉर्ट प्लांट है वो कौन सा है, T और T। तो एक ही है और यहाँ पे भी एक है, तो उसका रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1। बात समझ में आ रही है। T और T कैसे बनाया, क्योंकि इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 1। बहुत ईजी से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेरिएशन इज नॉट करेक्ट। वेरिएशन के बारे में कौन सी चीज़ें करेक्ट नहीं है। देखो वेरिएशन क्या होता है पहले तो वो समझ लो। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पता है आप लोगों को, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है वो जेनेटिकली चेंज होती जाती है धीरे धीरे, कुछ चेंजेस होते जाते हैं। जैसे उन्होंने स्नेक वगैरह का बताया था कि पहले उनके पास पैर होते थे, लेकिन अब जरूरत नहीं पड़ी तो वो रेंगने लग गए, रेप्टाइल्स बन गए। तो ये सारी, जैसे हम मंकी जो ऐप थे उनसे मिलके बने, तो अब हम इस फॉर्म के अंदर आ गए कि हमारे पैर और जो हाथ हैं वो प्रॉपरली वर्क करते हैं, हम एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं। ऐप्स की तरह हमें चारों की जरूरत नहीं होती। इट रेफर्स टू डाइवर्जन अमॉन्ग इंडिविजुअल और अ ग्रुप, और डाइवर्जेंस ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम अदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज डू नॉट रिजल्ट फ्रॉम सेक्स, एज और न्यूट्रिशनल स्टेटस। मतलब डाइवर्जेंस हुआ है स्पीशीज के अंदर, ग्रुप ऑफ डाइवर्जेंस हुआ है इंडिविजुअल के अंदर अदर इंडिविजुअल से जो कि सेम स्पीशीज हैं, लेकिन वो सेक्स के कारण, एज के कारण, वो न्यूट्रिशनल स्टेटस के कारण नहीं हुआ है। तो यहाँ पे पूछा है ऑल वेरिएशन इन द स्पीसीज डू नॉट हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल। तो यहाँ पे देखो कुछ लोग सर्वाइव भी कर जाते हैं और कुछ लोग सर्वाइव भी नहीं करते, सब सर्वाइव करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे वेरिएशन हो गया। वेरिएशन में फर्स्ट ऑप्शन देखो, वेरिएशन इज मिनिमम इन आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब उनके अंदर कॉन्टैक्ट ही नहीं हो रहा तो वेरिएशन तो मिनिमम होगा ही होगा, ठीक है। उनमें कॉन्टैक्ट ही नहीं हो रहा तो वेरिएशन भी मिनिमम होगा। ऑल वेरिएशन इन द स्पीशीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल। देखो इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल तो किसी में भी नहीं होते, जो दो ट्विंस एक साथ होते हैं उनमें भी इक्वल चांस नहीं होते। एनिमल्स वगैरह की बात करोगे तो वो तो अलग ही है। कोई भी स्पीशीज अगर वो साथ में भी हो रही, सारी कंडीशंस में भी हो रही, तब भी उनके पास इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल ऐसा जरूरी नहीं है। चेंज इन जेनेटिक कंस्टिट्यूशन रिजल्ट इन वेरिएशन। चेंज होता है उनके जेनेटिक में तो वो वेरिएशन आता है। अगर जीन्स, आपने ना वुल्वरीन मूवी देखी होगी तो उसके अंदर म्यूटेशन हो रहा होता है, तो वहां से आपको समझ में चेंजेस इन genetic constitution results in variation, variance can be selected by environmental factor। तो ये वाला DS वैसी बात है। environment factor जो environment के factors होते हैं वो तो डिपेंड करते ही हैं। जैसे रेप्टाइल वाला मैंने एग्जांपल आपको बताया कि रेप्टाइल स्नेक कैसे बना, पहले लेग्स होते थे, फिर रेत वगैरह के अंदर अगर आपने देखा होगा तो रेत के अंदर वो बहुत जल्दी चलते हैं, क्योंकि उनको रेत में अगर वो चलते, डेजर्ट एरिया में चलते तो पैर धंसते उनके, तो वो उनके जो पैर वगैरह हैं वो हटने लग गए, वो रेंगने लग गए, रेप्टाइल्स बन गए। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू में पूछा तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है। While studying vegetation in an area, terms like population and community are often used. Which one of the following statement best describe a population? सबसे ज़्यादा population को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, हमसे ये चीज़ पूछी गई। population क्या होती है, जैसे हमारी population है, ह्यूमन population, हम सेम स्पीशीज़ हैं, हम सारे ह्यूमन से एक साथ मिलकर रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीशीज लिविंग इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम। हम सब ये पृथ्वी पर जो रह रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन ही तो काउंट होती है, तो पॉपुलेशन हम एक एरिया पे एक टाइम पर रह रहे हैं। आइस एज अलग होता था, आइस एज वगैरह अगर मूवीज़ वगैरह देखी होंगी, पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो उसमें पता होगा, तो इसका आंसर तो यही है, ठीक है।
अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीशीज लिविंग, बात नहीं, बायोटिक का कंपोनेंट्स की बात नहीं होती, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स ऑफ मोर देन वन स्पीशीज, मोर देन वन स्पीशीज को कैसे बात करोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे वो भी पॉपुलेशन, एनिमल की पॉपुलेशन अलग होती है, आपने देखा होगा कि जो लाइफ स्टॉक होता है, मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनकी पॉपुलेशन का अलग सेंसस निकलता है, इंसानों की अलग निकलता है, तो हम सेम स्पीशीज कहाँ पर है, मोर देन वन स्पीशीज की पॉपुलेशन थोड़ा, इंसानों की पॉपुलेशन होती है वो सिर्फ एक ही स्पीशीज की बात करती है, एक ही एरिया के अंदर बात करती है और एक ही टाइम पे बात करती है। बात समझ में आ रही है, ये तीनों चीज़ें। तो यहाँ पे ये पॉपुलेशन के बारे में और जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके बारे में, एक इंडिविजुअल के बारे में बात करती है, वो सिंगल होता है, वो लिविंग थिंग होता है, एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, फंगाई हो सकता है। पॉपुलेशन में आपको बता चुकी हूँ। कम्युनिटी क्या होती है, पॉपुलेशन की जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट लोग रहते हैं। जैसे कम्युनिटी का अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखोगे तो पॉपुलेशन से फिश भी रह रही है, यहाँ पे क्रैब भी है, ग्रास भी है और ये भी है। फिर इकोसिस्टम की बात करोगे तो पानी आ गया, ये ऑक्यूपाई करता है। बायोस्फीयर क्या होता है, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ एवरी एस्पेक्ट होता है इकोसिस्टम का, प्लांट्स, एनिमल्स, ओशियंस, नॉन लिविंग, लिविंग, बायोटिक और अबायोटिक सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, तो वो बायोस्फीयर कहलाता है। तो यहाँ पर ये सारी टर्म्स आपको समझ में आ गई होगी। ये डायग्राम ध्यान रखना हो जाएगा। इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ह्यूमन बॉडी ब्लड फ्लोज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो डबल सर्कुलेशन से जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होता है उसके बारे में कौन सी चीज़ें करेक्ट है। सबसे पहला देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फ्रॉम द लंग, तो ये वाली चीज़ एकदम सही है। अब देखो यहाँ पे डबल सर्कुलेशन के बारे में मैंने लगा रखा है, देख लो एक बार इसको। It is a pathway followed by the blood in which travels throughout the different organs of the body through the veins and arteries. This type of circulation is carried out in human. It is the most effective circulation where blood flows in two pathways. अब यहाँ पे अगर इस डायग्राम से सिंपली समझ लेते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते। लंग्स देखो, ब्लड आता है, फिर यहाँ पे आया, फिर लेफ्ट के अंदर आया, लेफ्ट से ये मेन आर्टरी में गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के ऑर्गन्स पे, फिर ये यहाँ से गया राइट के अंदर गया, राइट से ये निकला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये लंग के अंदर आया। तो ये वाली जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चलती जाती है, इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये किसके अंदर आता है, ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट साइड से। अभी अपन ने देखा लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट साइड आता है, हार्ट में कहाँ से, लंग्स में। तो ये वाला हो गया। One of the following group of organisms in food material broken down outside the body and absorbed। तो फूड मटेरियल जैसे अपने अंदर, तो अपना जो खाना होता है वो अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, तो कौन से ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके बाहर डाइजेस्ट होता है, हमसे ये चीज़ पूछी गई है। तो अगर इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है कि यीस्ट होता है, मशरूम होता है और ब्रेड मोल्ड होता है, उसके अंदर बाहर होती है। यहाँ पे देख लो, एक्स्ट्रा और सर्कुलर डाइजेशन होता है, एक होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन और एक होता है इंट्रा। तो इंट्रा मतलब अंदर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर होगा, मशरूम होगा और ब्रेड मोल्ड होगा। तो ये सारी थोड़ा सा पढ़ लेना, इसको याद करने का रखना, मतलब याद कर लेना इसको। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला अपन क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन अपन को दे रखा है वो चीज़ क्या है, उस चीज़ को देखो। इस वाले 19th क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या है, अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द 4 किलोहर्ट्ज। 4 किलोहर्ट्ज को मैं 4000 हर्ट्ज लिख सकती हूँ, क्योंकि किलो का यही मतलब होता है। वेवलेंथ है इसकी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर्स को मैं मीटर में 0.3 लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रैवल 2.4, यानी 2.4 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखा है। अब यहाँ पर, अब जो यहाँ पे वेवलेंथ है, इसका अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला क्या होता है अपना, फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ होती है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, तो स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे 1200 मीटर पर सेकेंड ये चीज़ हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे अपन को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम का जो टाइम नहीं, अपन को डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे रुको एक मिनट, देखो क्या चीज़ निकालनी है, टाइम अपन को यहाँ पे निकालना है, हाउ लॉन्ग। तो यहाँ पे अपन को टाइम निकालना है, टाइम के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है अपना वो कितना आया है 24, क्योंकि इन्होंने डिस्टेंस कितना दे रखा है 2, ये देखो 2.4 किलोमीटर है। तो मैं इसको 2440 मीटर लिख सकती हूँ। मीटर पर सेकंड ये कैंसिल हो गया, टाइम सेकंड में आ गया, ये 2 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 2 सेकंड। तो इसका आंसर क्या हो गया अपने पास 2 सेकंड। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए। सिंपल सा फॉर्मूला था, कुछ भी नहीं है, आराम से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, An electric bulb is connected to a 110 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.2 एम्पियर। व्हाट इज अ पावर, पावर पूछा है हमसे। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, ये चीज़ होती है V इंटू आई। अब अगर वोल्टेज की बात करोगे तो वो कितना है 110 और करंट कितना है यहाँ पे 0.2 एम्पियर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 22 वॉट। इसमें दे रखा है सी में। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ बताने का है ही नहीं अपन को। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज ड्यू टू। जो रिफ्रैक्शन होता है लाइट के अंदर वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से ये दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, तो क्यों होता है। तो अभी अपन ने देखा था, अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पे रेयर टू डेंसर आ रही थी, तो मैंने लाइट वो स्पीड वाला कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, स्लो हो जाती है या फिर फास्ट हो जाती है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान रखा, आप डेंसर से रेयर में आ रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो किस पे होता है, डिपेंड होता है वो ऐसा क्यों होता है, एंटर कर रही है वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, तो ड्यू टू चेंज इन स्पीड। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर सी। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो,
A bus is starting from a bus stand and moving with a uniform acceleration attain a speed of the 20 किलोमीटर पर आवर in 10 minutes. What is its acceleration? Acceleration हमसे पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट निकालते हैं. स्टार्ट करा गया तो इनिशियल स्पीड जो होती है वो अपन किससे करते हैं, यू से. और यू क्या है, जीरो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होने के कारण जो स्पीड होगी इनिशियल वो जीरो होगी. फाइनल स्पीड उन्होंने बोली है 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 किलोमीटर पर आवर है. और टाइम इन्होंने कितना दे रखा अपन को, 10 मिनट. तो टाइम है अपने पास यहाँ पे 10 मिनट. ठीक है. अब यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो हमसे पूछा गया एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले अपन वेलोसिटी को कन्वर्ट कर देते हैं. कन्वर्ट, या फिर ऐसा कर दो, देखो 10 मिनट है ना, तो 10 मिनट को डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर दो. 10 मिनट है तो उसको अगर अपन आर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60/60 करोगे तो 20/60 और 10, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पे किलोमीटर हो जाएगा, तो ये जीरो गया और 60 हो कितना हो जाएगा 120, तो 120 किलोमीटर पर आवर का आंसर हो जाएगा बी. ठीक है, इजी सा था, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए. अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है. रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द मेटल रिएक्टिंग विद डाइल्यूट HCl. डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करते हुए जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा. तो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर पहले भी अपन ने एक क्वेश्चन करा था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये रिएक्टिविटी सीरीज देख लो. सबसे पहले क्या आ रहा है, मैग्नीशियम. देखो सबसे पहले क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, और यहाँ पे भी मैग्नीशियम है. 4 एलिमेंट है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन. तो मैग्नीशियम है अपने पास, एल्यूमिनियम है, जिंक है और आयरन है. देखो चारों यहाँ पे आ रहे हैं. तो सबसे ऊपर रिएक्टिविटी क्या है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है. तो फिर सीजियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, पीरियोडिक टेबल में रेयर भी होता है. सीजियम, गैलीलियम और मर्क्यूरी 3 मेटल है. ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, थोड़ा ध्यान रख लेना, कभी पूछ ले जाए तो. सीजियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है. और दूसरी बात, सीजियम जो होता है, सीजियम, गैलीलियम और मर्क्यूरी जो होते हैं वो 3 मेटल हैं जो कि लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे. तो इसका आंसर देख लेना, जो भी आंसर आ रहा होगा. देखो ये आंसर अपना आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, MgAl और Zn और Fe. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सेक्रेटेड बाय द लीव्स ऑफ द नेटल दैट कॉजेज पेनफुल स्टिंग. तो पेनफुल स्टिंग कौन किसके द्वारा करी जाती है, हर्बीवोरस प्लांट होता है, एक हर्बीशियस प्लांट होता है, उसके बारे में बात करी गई है. ये यहाँ पे मेथनोइक एसिड को रिलीज करता है. पेनफुल टच होता है, जैसे जो आंट होती है, चींटी होती है, वो फॉर्मिक एसिड को करती है, वैसे ही यहाँ पे ये चीज़ होती है. अब देखो यहाँ से विनेगर, एसिटिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक, टैमरिंड में टार्टरिक, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड. टमाटो का अपन से पूछा गया है, ये वाली जो टेबल है नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है. कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, लेमन के अंदर सिट्रिक होता है और नेटल प्लांट के अंदर मेथनोइक एसिड होता है. ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलमोस्ट. टमाटो को तो पूछा ही था, मुझे याद है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में था, पेपर में था. अब देखो बच्चों, द बेसिस आर अल्कलाइन. ये बात गलत है, आपको पता है कि सारे जो बेस होते हैं ये अल्कलाइन मीडियम कुछ होते हैं. ठीक है, सारे बेसिस नहीं होते, तो ये वाले गलत है. फर्स्ट ऑल बोल दिया, वैसे भी ये गलत होगा. ऑल अल्कलाइल डिजॉल्व, वो डिजॉल्व होते हैं वाटर में, ये बात सही होती है. अल्काइज जो होते हैं आर सोपी टू टच, बिटर इन टेस्ट एंड करेसिव इन नेचर. तो सेकंड और थर्ड इसका सही है, सारे बेसिक नहीं होते. तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 और 3. ठीक है, तो इसका आंसर आप टिक कर देना ऑप्शन सी. फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे तो प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. तो इसके लिए सबसे ज़्यादा किसको यूज़ करा जाता है ड्राइंग ट्यूब के अंदर. अब देखो इसके अंदर जो यूज़ करा जाता है वो कैल्शियम क्लोराइड को करा जाता है. तो आंसर तो उसका कैल्शियम क्लोराइड ऑप्शन ए हो जाएगा. लेकिन कैल्शियम क्लोराइड को क्यों करा जाता है, क्योंकि ये सबसे अच्छा ड्राइंग एजेंट होता है. तो उसको सुखाने के अंदर जो चीज़ होती है ना, वो सबसे ज़्यादा मदद करता है. तो यहाँ पे इनका पर्पस ये पूछने का था कि आपको पता है कि गुड ड्राइंग एजेंट कौन सा होता है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा. फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, फिल्टर. यहाँ पे हमसे पूछा गया 27 में, फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड. हाउएवर ऑल न्यूट्रिएंट्स आर यूजुअली नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज यूजुअली नॉट अवेलेबल. कौन सा न्यूट्रिएंट जो होता है फर्टिलाइजर्स में अवेलेबल नहीं होता. देखो पोटेशियम, आपको अगर पता होगा NPK, ये रेशियो होता है जो अपन को स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, लेकिन इंडिया के अंदर नहीं है. तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों का रेशियो होता है, लेकिन अपने यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. तो अपन क्या करते हैं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं केमिकल वगैरह का यूज़ करते हैं. लेकिन आयरन जो होता है, आयरन वो फर्टिलाइजर में प्रेजेंट नहीं होता. ये इसका आंसर हो जाएगा ए, आयरन. उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है. रूपा ने इसे एक कीट कहा जबकि सचिन ने इसकी पहचान केचुए के रूप में की. निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पुष्टि करता है कि वह कीट है. तो कौन सा बताता है कि वो इंसेक्ट है. अब इंसेक्ट कैसे होगा, हमें ये कैसे चीज़ पता चलेगी. तो देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ. यहाँ पे देखो आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए. फाइलम से अपन पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं. तो यहाँ पे फाइलम में जो एनेलिडा होता है, मरीन, एक मिनट रुको, एनेलिडा होता है, उसके बारे में देख लो. हमसे क्या पूछा है इन्होंने, 2 फाइलम पूछे हैं ना, एक उन्होंने पूछा है इंसेक्ट का और एक अर्थवॉर्म का पूछा है. तो अर्थ होते हैं, सेगमेंट्स होती है. देयर बॉडी इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट विद द सेगमेंट्स और द मेटामर्स, हैंस फाइलम्स नेम्स एनेलिडा. ठीक है, लिटिल रिंग्स होती है उनके ऊपर. फिर एक्वाटिक ये चीज़ होती है. फिर इन्होंने बता रखा है, थोड़ा सा आप ये सब देख लेना, लीच वगैरह होती है, अर्थवॉर्म वगैरह होते हैं इसके अंदर.
फिर उसके बाद आप करोगे इंसेक्ट में। इंसेक्ट की अगर आप बात करोगे तो इंसेक्ट के अंदर क्या होता है, इसमें आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स होते हैं सबसे ज़्यादा, 2/3 होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। इनकी बॉडी के अंदर जो होता है वो कवर्ड होती है किसी से, स्केलेटन से कवर्ड होती है। ये सब हेड होता है, थॉरेक्स होता है, एब्डोमेन होता है, जॉइंट अपेंडिक्स होता है। इनके दोनों के अंदर डिफरेंस पता चल जाएगा। द एनिमल हैज़ अ जॉइंट लेग। अब हमसे पूछा गया है कि कैसे बताएंगे कि वो जो है वो इंसेक्ट है। इंसेक्ट है मतलब उसके पास लेग्स होंगे, क्योंकि जो अर्थवॉर्म्स वगैरह होते हैं उनके लेग्स नहीं होते। तो आंसर तो ए हो जाएगा 28 का। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लो। बॉडी ऑफ द एनिमल्स हैव वेरी लिटिल सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन एनिलिडा में होते हैं, ठीक है। अर्थवॉर्म में भी ऐसा जरूरी नहीं है कि ज़्यादा हो या फिर कम हो सकते हैं। बॉडी ऑफ एनिमल वॉज सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल एनिमल की भी हो सकती है और अर्थवॉर्म की भी हो सकती है। बॉडी ऑफ एनिमल वॉज बायलैटरल सिमेट्रिकल। इनकी भी बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है और इंसेक्ट की भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन जो लैग्स होते हैं वो अर्थवॉर्म रेप्टाइल्स वगैरह में आपने देखें क्या, नहीं, ज़्यादा नहीं होते। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नहीं पढ़ा हो तब भी हो सकता है। एनिमल विच आर मरीन बायलैटरल सिमेट्रल हैव अ कॉलम नोटोकॉर्ड बट नेवर फॉर्म अ वर्टिबल कॉलम आर प्लेस्ड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। इनमें से किस में उसको रखा जाता है, हमसे ये चीज़ पूछी गई है। कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, तो प्रोटोकॉर्ड डेटा के अंदर रखा जाता है। कोर डेटा क्या होते हैं, वर्टिब्रेटा क्या होते हैं, मैमिलिया क्या होते हैं। वर्टिब्रेटा जिनकी बैकबोन, जो मैमिलिया है वो हम लोग हैं, वेल्स हैं, 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, इनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं। ये सारी कंडीशंस अपन ने पढ़ रखी है, ठीक है। फिर इसके बाद कॉर्डेटा जो है वो यहाँ पे है लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा पढ़ लेना इसके बारे में। ये कॉर्डेटा क्या होता है और नॉर कॉर्डेटास क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी के अंदर है, वो पढ़ लेना तो आपको पता चल जाएगा। इसका आंसर अभी बता रही हूँ, सिर्फ प्रोटोकॉर्डेटा होता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द इंटरकैलरी मेरिस्टेम इन प्लांट। ये जो है सीएपीएफ का क्वेश्चन है, मुझे 100% याद है, मैंने वहाँ पे समझाया था इसके अंदर। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होते हैं वो बेस लेवल ऑफ द लीव्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बेस ऑफ द लीव और इंटरनोड्स में होते हैं। तो यहाँ पे देख लो, इंटरनोड्स वगैरह के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। तो यहाँ पे ये मेरिस्टेम क्या होते हैं, इनको बढ़ने में मदद करते हैं। जो नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, स्टेम्स और लीव्स हो गई, और ये अलाउ करती है स्टेम और लीव्स को कि वो लंबी की तरफ बढ़े, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली ग्रो करे। तो इसका आंसर तो अपने पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, द फेडरेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन डिस्क्राइब एज अ इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट। ये वाला जो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया कि इसमें किस में डिस्क्राइब करा जाता है, तो इसका आंसर मुझे खुद बता दो, आपको पता होगा किसको होता है, यूएसए। यूएसए के अंदर 50 स्टेट्स हैं, आप उनको तोड़ नहीं सकते। इंडिया के अंदर तो अभी तेलंगाना बना था, उत्तराखंड बना था, यूपी से निकल छत्तीसगढ़ झारखंड बना था। आंसर हो जाएगा बी, 31 का बी। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द फेमस ऐसे द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। कौन इसका ऑथर है, हमसे ये चीज़ पूछी गई है। तो इसका आंसर है फ्रांसिस फुकुयामा। शायद पेरेंट्स जो होंगे वो शायद जापान से भी होंगे, तो इनका नाम फुकुयामा है, मे भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है। देख लो यहाँ पे, द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ये किसके द्वारा लिखी गई है, फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा लिखी गई है। फिर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, एज द फाइनल फॉर्म ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट, उसके बारे में, ह्यूमैनिटी वगैरह के बारे में इन्होंने इसमें बात करी। विकीपीडिया तो ये कहता है। अब उसके बाद देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, 33 के अंदर। अब यहाँ पे हाईकोर्ट्स के बारे में बात करी गई है। देखो अब ये क्वेश्चन, ये पेपर कितना ईजी है। अब मेरी बात सुनना थोड़ा सा ध्यान से। देखो कुछ क्वेश्चंस तो अपन को PYQ से मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर से मिल रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिना पढ़े भी आप तुक्का लगा सकते हो। अब सोचो, इस क्वेश्चन को देखो सबसे पहले। अब देखो नॉट, मुझे हाईकोर्ट नहीं पता कि कौन कौन ब्रांच शेयर करता है। नॉट पूछा है सबसे पहली बात, तो ये नहीं पूछा कौन से हैं। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की ब्रांच है लखनऊ के अंदर, मध्य प्रदेश की ब्रांच है ग्वालियर के अंदर, राजस्थान हाईकोर्ट की ब्रांच है जोधपुर के अंदर, गुवाहाटी हाईकोर्ट हैज़ नो ब्रांच। अब मुझे एक बात बताओ, गुवाहाटी हाईकोर्ट की कोई भी ब्रांच नहीं होगी। जो 7 सिस्टर्स हैं उनको कौन देखेगा, उसमें भी ब्रांच हो सकती है, गुवाहाटी में भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि तो आसाम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश की गुवाहाटी में है ब्रांच, है कोहिमा में, औजवाल में और ईटानगर में। मुझे ये टेबल नहीं पता, ये तो मैंने विकीपीडिया से लगाई है, मुझे ये टेबल नहीं पता, कोई ब्रांच ही नहीं होगी, ऐसे कैसे हो सकता है। जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है उसको कौन संभालेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पेपर बहुत ईजी होता है। बस कभी देखो 100% तो मार्क्स PYQ में नहीं लाने होते हमको सिर्फ इतना देखना होता है कि हम सबसे ज़्यादा करेक्ट क्या कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट। इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करने के लिए नहीं है। नॉट पूछा है। वॉलंटरी एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन कंट्री, अगर इंडिया के कोई भी पर्सन इंडिया के छोड़ के सिटीजनशिप दूसरे किसी भी कंट्री के ले लेता है तो इंडिया की ऑटोमेटिकली जो सिटीजनशिप है वो खत्म हो जाती है। तो ये वाली बात तो सही है, दूसरी कंट्री का होगा तो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होगा। सिंगल सिटीजनशिप है तो ऑटोमेटिकली इंडिया की खत्म हो जाती है। फिर बोला है होल्डिंग द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, अगर वो ऑफिस चेयरपर्सन का लेता है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एज अ मेंबर ऑफ
ये भी बात है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो उसके अंदर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई लीडर नहीं हो सकता, मिनिस्टर नहीं हो सकता। द मेंबर अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस विदाउट प्रायर परमिशन, तो ये बात सही है। विप लगाई जाती है, विप वगैरह का केस वगैरह आप पढ़ोगे, अगर उसमें भी नहीं आता, 15 दिन का नोटिस दिया जाता है, तो फिर अगर वो विदाउट प्रायर परमिशन अब्सेंट हो जाता है तो उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। एंटी डिफेक्शन लॉ वगैरह पढ़ोगे तब ये चीज़ पता चल जाएगी, तो इसका आंसर तो सी है। फिर देखो, मेंबर होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो ये वाली चीज़ एकदम ये भी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए है, क्योंकि आप कोई भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पार्ट उसको लीड नहीं कर सकते जिससे आपको प्रॉफिट मिल रहा हो। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो होता है उसका यही मतलब होता है। तो ये आंसर मैंने आपको बता दिया। 35 क्वेश्चन देखो। The DPSP of the India as a aiming at the futuring the goal of the social exclusion. Social exclusion हो रहा है, ये किसने कहा था? तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। ये तो एक लाइन है, किसने कहा था, तो इसको तो क्या ही छोड़ो, मतलब अगर ये आ जाए तो पूछ लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। डी परफॉर्म हर ट्रेन जर्नी बाय द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम बेंगलुरु टू न्यू दिल्ली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स विल शी नॉट क्रॉस वाइल परफॉर्मिंग द जर्नी। अब बेंगलुरु से वो कहाँ जा रही है? न्यू दिल्ली जा रही है, यानी बैंगलोर से है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ से जाना है? दिल्ली जाना है बेंगलोर से। बेंगलोर से अगर अपन पहुँचेंगे दिल्ली तो ये यमुना तो आएगी, ऑब्वियस सी बात है, यमुना तो दिल्ली के अंदर है ही है। लेकिन अब मेरी बात सुनो थोड़ा सा, देखो ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर आंसर तो उन्होंने नर्मदा दे रखा है, मैंने चेक करा है, लेकिन अगर आपका बेस्ट रूट या फिर शॉर्टेस्ट रूट भी लोगोगे तो बैंगलोर से आप निकलते हो, बैंगलोर से निकलते हो तो गोदावरी तो आएगी, नर्मदा एमपी से होते हुए आप यहाँ पे जाओगे, या फिर आप ऐसे जाओगे यहाँ से उड़ीसा होते हुए फिर यहाँ से जाओगे, तो कुछ भी ले सकते हो आप, मतलब आप इसको कृष्णा भी मान सकते हो और नर्मदा भी। आंसर की अगर मैंने चेक करी है तो उसमें तो नर्मदा है, लेकिन मेरे हिसाब से कृष्णा हो सकती है, क्योंकि देखो ऐसा है कि कृष्णा यहाँ से बहती है, ठीक है। अगर आप बैंगलोर की एग्जैक्ट पोजीशन देखोगे तो यहाँ कहीं होगी मैप में, मुझे नहीं पता, ये पूरा कर्नाटक का मैप है। अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो कृष्णा, गोदावरी और यहाँ से यमुना तो आएगी, तो शायद इन्होंने इसलिए नर्मदा को छोड़ा, लेकिन आई एम नॉट श्योर, क्योंकि नर्मदा जो होती है वो यहाँ से जाके यहाँ पे गिर जाती है, तो वो ऐसे भी जा सकता है। तो इसका आंसर क्या मानती है यूपीएससी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप इसको छोड़ दो इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। मैंने ChatGPT से भी पूछा था तो कृष्णा कह रहा है, आंसर की में देखा तो वो नर्मदा कह रहा है, लेकिन मैं तो दोनों आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि दोनों को ही क्रॉस करेगा वो। अगर ये पूरा कर्नाटक है भाई, बैंगलोर यहाँ पे कहीं पे भी है तो कृष्णा को क्रॉस करेगा ही करेगा, यहाँ पे भी मान लो तो कृष्णा को क्रॉस कर रहा है, अगर यहाँ होगा तो अब नहीं क्रॉस करेगा, लेकिन पेपर में एग्जैक्ट लोकेशन तो हमें नहीं पता बैंगलोर की कहाँ पर है। तो कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा और यमुना। अब इसका आंसर आपको जो भी मानना है मान लेना, मैं इसका आंसर नहीं बता रही, आपकी पे है कि क्या मानना है, कमेंट में लिख देना जो भी आप आंसर करना है कि कौन सा स्टेट होगा। देखो सबसे पहले तो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से स्टेट जरिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, यहाँ पे त्रिपुरा से, यहाँ पे मिजोरम से, ठीक है। अब पूछा गया है कि द स्टेट हैज़ अ मोर नॉर्थ और साउथ एक्सटेंशन, द स्टेट हैज़ अ इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश और म्यांमार। तो बांग्लादेश तो यहाँ पर है, बांग्लादेश और म्यांमार से त्रिपुरा की और मिजोरम की है। फिर उसके बाद बोला गया है कि वो नॉर्थ और साउथ में एक्सटेंशन ज़्यादा है, तो देखो यहाँ पे इस मिजोरम को नॉर्थ और साउथ में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू त्रिपुरा। तो ये जो 7 सिस्टर का मैप है ना, आपको बहुत अच्छे से याद करना है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ईजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको मैप पता, लोकेट करती है 34 एन पे और 77 ई पे। अब यहाँ पे पूछा गया है कि वो कौन सी यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ये डिग्री का कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ उन्होंने कितनी दिया है अपन को, 34 और 77। तो देखोगे अगर मैप में देखोगे तो ये 34 है, अब 34 और ये वाला ये 78 है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये देखो ये 78 है, ये 77 है और ये 34 है, यानी इसके बीच ये 76 है, ये 78 है और ये 34, यानी इसके बीच में कहीं आ रहा होगा और ये आ रही होगी। तो ये किसकी पोजीशन आ रही है? लद्दाख की। तो वो किसको विजिट करना चाह रहा है? लद्दाख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन population age group 10 to 19 years of the India according to the 2011 census। छोड़ दो अभी सेंसस अभी होने वाला है, तो क्वेश्चन जो आएगा वो इस पे आएगा। लेकिन आप इसमें देखिए नंबर ऑफ द फीमेल्स दैन मेल्स हैं, ग्रुप जो रिकॉर्ड होता है यूथफुल पॉपुलेशन का हायर पोटेंशियल है, कंपेयर करा हाफ पॉपुलेशन आदि है। ये एग्जैक्ट फिगर तो आप कैसे बताओगे, अभी छोड़ सकते हो इसको, ये सब चीज़ें है ना। देखो अच्छा चलो करवा देती हूँ, इसमें हो जाएगा, इनडायरेक्टली भी हो सकता है, मेरा थर्ड पे ध्यान नहीं गया था। देखो इसको, इन दिस ग्रुप देयर आर ग्रेटर नंबर ऑफ द फीमेल्स दैन मेल। इंडिया के अंदर कहीं पे भी फीमेल जो है वो ज़्यादा नहीं है मेल से, तो थर्ड रॉन्ग है। तो ये ऑप्शन गया, या तो 1 और 2 होगा या फिर 1 होगा। अब देखो सेकंड वाला क्या कहता है, तो ग्रुप इज रिगार्ड एज अ यूथफुल पॉपुलेशन विद हाई पोटेंशियल। तो जो 10 साल से 19 को है यूथफुल हाई पोटेंशियल वाला जाना जाता है, तो सेकंड तो सही है। अब फर्स्ट को चेक करना है, तो ये 10 से 19 साल के जो लोग हैं पॉपुलेशन, वो हाफ पॉपुलेशन है पूरे इंडिया
इंडिया के अंदर, ये नहीं हो सकता। 10 से 19 साल नहीं मान सकते आप मान सकते हो 35 साल तक हाफ पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर ये तो नहीं है, 100% ये नहीं है, तो फर्स्ट भी रॉन्ग है, तो इसलिए इसका आंसर क्या निकलेगा, ऑप्शन बी। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इन अ डिस्कशन एम फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, जे असम से, एन मेघालय से, एस जो है नागालैंड से, क्लेमिंग कर रहे हैं सेंसस के प्रति that as per the census 2011 their state has a maximum density population। maximum density क्वेश्चन तो अगर आपको पता हो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं पता तो अभी छोड़ सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा असम। असम के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी एज कम्पेयर टू ज़्यादा है, तो शायद जे है इसका आंसर। अब छोड़ देते हैं, मुझे नहीं पता अब करंट में क्या रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, हु अमंग द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन किंग हु praised in glowing terms in the प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेना ने लिखी हुई है, इलाहाबाद के अंदर है, और ये किसके द्वारा, किसके लिए है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड के लिए। तो समुद्रगुप्त है, इजी क्वेश्चन है ये, हिस्ट्री का बहुत इजी क्वेश्चन है, तो उसका आंसर तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय, सेल्फ रिस्पेक्ट जो मूवमेंट है वो किसके द्वारा इनिशिएट करा गया था, हमसे ये चीज़ पूछी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा E.V. रामास्वामी नायर द्वारा करी गई थी। जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है 1925 में इनके द्वारा करी गई थी। इनका उद्देश्य क्या था, बेसिकली जो कास्ट डिप्रीव लोग हैं ना, जिनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होते हैं, उनको ऊपर, निचली जात जो होते हैं उनको ऊपर उठाना, बराबरी की बात करना, जो जेंडर इक्वालिटी है उसकी बात करना, लोगों को, महिलाओं को शिक्षा देना, संपत्ति में और विवाह में उनको अधिकार देना, धर्म और परंपरा जो चल रहे हैं, कुरीतियाँ जो चल रही है समाज के अंदर, उस पर उसको उसके अगेंस्ट खड़े होना, तो ये सारी चीज़ थी, तो इसका आंसर तो सी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे और ऑप्शन है, B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और जवाहरलाल नेहरू के बारे में सबको पता है, कुछ ऐसा वर्ड तो नहीं है जो एक्सप्लेन करने का है। अ लोकेशन ऑफ द एंशिएंट सिटी ऑफ द तक्षशिला मेंशन्ड इन द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट वाज, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा करी गई थी। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो था, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहे जाते हैं इनको ही, और इन्होंने ये ढूंढा था 1863 और 64, 1872-73 के अंदर लोकल साइट को इन्हें आइडेंटिफाई करा था, तो विथ एंशिएंट तक्षशिला, ठीक है। और कंटिन्यू किसके द्वारा करा गया था, सर जॉन हर्बर्ट मार्शल के द्वारा करा गया था, तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर R.D. बनर्जी, जॉन मार्शल, दयाराम सैनी, ये सारे के सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सकेवेशन के साथ जुड़े हुए हैं। R.D. बनर्जी तो शायद मोहनजोदड़ो के हैं, दयाराम सैनी शायद इंडस के हैं, एक बार चेक कर लेना, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, शायद मोहनजोदड़ो और इंडस के हैं, और जॉन मार्शल जो थे वो उनको सुपरवाइज कर रहे थे, उन्होंने इनको असाइन करा था। अब यहाँ पे देखो बता देती हूँ। सबसे पहले पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ जैन, जैन में से कौन कौन से आचार्य। अब देखो यहाँ पे आचार्य नहीं थे, तो यहाँ पे जो भद्रबाहु है, चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने कहा था, तो उनके साथ फिर उनके कहने पर वो कर्नाटक चले गए थे, फिर उन्होंने वो होता ना ये वनाश्रम धारण कर लिया था। फिर उसके बाद खेमा, खेमा के बारे में बात करती है, तो जैन साध्वी थी, जैनी थी, जैन धर्म से रिलेटेड थी, लेकिन ये फीमेल थी, तो आचार्य की बात करी गई है यहाँ पे, तो उसका आंसर तो बी हो जाएगा। फिर हरिभद्र जैन आचार्य थे, इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं वो है योगा बिंदु, षट दर्शन समुच्चय, तो ये ध्यान रखना है इनके जो ग्रंथ है। अगर कभी बात यहाँ पे बात करते हैं सिद्धसेना दिवाकर, तो दिवाकर जो इनको उपाधि दी गई थी, दिवाकर मतलब होता है ज्ञान का सूर्य। इन्होंने ना जो तार्किक विश्लेषण वगैरह होता है, वैचारिक स्पष्टीकरण होता है, उसमें ये बहुत ज़्यादा निपुण थे, इसलिए उनको ये दिवाकर कहा गया है। दिवाकर मतलब ज्ञान का सूर्य, जिनको सब कुछ पता होता है। और इनकी जो थी बुक थी वो थी, या फिर इनका जो ग्रंथ था वो था न्याय अवतार, तो न्याय अवतार इनका ग्रंथ था। तो ये ग्रंथ वगैरह मैंने लिख दिए, अब आप पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, उसके बारे में करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन महात्मा गांधी की सबसे पहले उपस्थिति कहाँ पर हुई थी, तो ये जो 4 दे रखे हैं अपन को ऑप्शन, चंपारण, घेरा, BHU और रोलेट सत्याग्रह, उसमें से क्वेश्चन पहले भी इससे पहले वाले पेपर में मैंने कराया था कि एनी बेसेंट वाला और मदन मोहन मालवीय वाला, अगर आपको याद होगा। तो यहाँ पे जो इनॉग्रेशन हुआ था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, एक बार मैंने पहले भी शायद ये क्वेश्चन सेम आया था, मैंने बताया था कौन थे, महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी ने ये भाषण दिया था 4 फरवरी को 1916 को। उन्होंने कहा था, मैं ये देखकर हैरान हूँ कि भारत के इस प्राचीन नगरी में जहाँ आध्यात्मिकता की गूंज होनी चाहिए, वह इतनी शानो शौकत और धन का प्रदर्शन किया जा रहा है। मुझे ये देखकर दुख होता है कि इस देश की गरीबी के बीच हमारे राजा महाराजा और अमीर लोग हीरे जवाहरात से लदे हुए हैं और आम जनता भूख से मर रही है। मैं इस मन से कहना चाहता हूँ कि हमें सच्चे स्वराज की ओर बढ़ना होगा, एक ऐसा स्वराज जो केवल अंग्रेजों से मुक्त नहीं बल्कि आंतरिक सुधार और आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक हो। ठीक है, हम तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकते जब तक हमारे मन से डर नहीं निकलता, जब तक हम अंग्रेजों की गुलामी को अपना भाग्य मानते रहेंगे। और ये डर कब तक रहेगा, जब तक हम अंग्रेजों को। तो यहाँ पे इसके बारे में मैंने थोड़ी सी और चीज़ें यहाँ पे पेस्ट कर दी है, वहाँ पे जगह नहीं थी। भाषण की कैसे शुरुआत करी, मैं खुलकर सोचने और बिना किसी संकोच राज की बात बताई थी कि डर नहीं निकलेगा जब तक हम अपने गुलाम मानसिकता से आज़ादी नहीं पाएंगे। मंच पर अंग्रेजी अधिकारियों की
स्थिति में निर्भीक रहे थे। ठीक है, हमें सच बोलने से नहीं डरना है, हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना है। तो ये सबसे पहला जो भाषण होता है वो कहाँ पे होता है, उनका BHU के अंदर होता है। ये ध्यान रखना, ये अच्छा भाषण होता है, बहुत अच्छा देते हैं वो। और राजा महाराजा आते हैं इसके अंदर, क्योंकि जब BHU होता है तो उसको बनाने के लिए बहुत चंदा इकट्ठा करा जाता है। उसके अंदर जो राजा महाराजा होते हैं उस टाइम पे बहुत चंदा देते हैं, तो उसके वो लोग उनको इन्वाइट करा, ये बात कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। पतंजलि के महाभाष्य के बारे में बात करी गई है कि जो पतंजलि है उसका महाभाष्य के बारे में मतलब जो स्टेटमेंट है अपन वो चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, इट मेक्स अ मेंशन ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य का इसमें मेंशन नहीं है। इट इज़ अ बुक ऑन ग्रामर एंड रेफर्स टू द हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज ओनली इंसिडेंटिकली। ये बात एकदम सही है, तो उसका बी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पतंजलि का जो महाभाष्य है वो क्या होता है, महान भाष्य, एक टिप्पणी के बारे में है। लगभग ईसा पूर्व 2री शताब्दी का माना जाता है। पन्नी की प्रसिद्ध व्याकरणिक रचना अष्टधाई और कत्यायन के वर्तिको एक विस्तृत और विद्वत्तापूर्ण भाष्य है। इसके अंदर महान 3 ग्रंथों में से एक है। ठीक है, ये संस्कृत व्याकरण के 3 महान ग्रंथों में से एक है। एक पन्नी की है अष्टाध्यायी, कात्यायन की है वर्तिक और पतंजलि की है महाभाष्य। ये 3 है संस्कृत के ग्रंथ है। और इसके बारे में अगर किसी भी पर्सनालिटी का वो इंसिडेंटली आएगा, क्योंकि ग्रामर है, तो ग्रामर में अगर आपने बताओगे कि इसने ये शब्द खोचा है या इसने ये रूल करा है, तो वहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को डिस्क्राइब कर सकते हो। तो इसलिए इसका आंसर तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला को देखो, 47वें क्वेश्चन में कमोडिटी के बारे में। डिमांड का जो कर्व है अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अंदर अपन ने देखा था सबसे पहले कि क्वांटिटी होती है और प्राइस का ऐसा कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे कमोडिटी की बात हो रही है। अब मुझे कमोडिटी बताओ क्या होता है। कमोडिटी होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया आपके पास बंगला, गाड़ी, कार, स्कूटर, ज्वेलरी, घड़ियाँ बहुत महंगी महंगी, नॉर्मल घड़ी भी, ये कमोडिटीज़ होती है। ठीक है, अब यहाँ पे डिमांड कर्व कैसे चेंज होगी। फॉर एग्जांपल कोई इंसान अगर 10 रुपये कमाता है पर दिन के, या फिर मान लो वो 1000 रुपये नीड्स वो पूरी करे, घर का किराया दे, और एक इंसान जो वहीं पर जैसे शाहरुख खान है, मान लेते कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी इंसान है जो एक महीने के या फिर एक दिन के 1 करोड़ कमाता है, तो उसके लिए उसकी कमोडिटीज़ क्या हो जाएंगी, उसके पास महंगी महंगी विलास हो जाएंगे, घर हो जाएंगे, गाड़ियाँ हो जाएंगी, जितनी महंगी गाड़ियाँ होंगी वो हो जाएंगी, रोलेक्स वगैरह जो भी सबसे हाईएस्ट ब्रांड होता होगा वो हो जाएगा। तो वो कमोडिटी होती है। तो वो किस पे डिपेंड करेगी, प्राइस पे। एक 10,000 वाला उसकी कमोडिटी उसके हिसाब से डिपेंड होगी, और जो 50,000, 1 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ कमा रहा है उसके हिसाब से होगी। तो चेंज इन प्राइस, इनकम कितनी है उसके, 10,000 वाला है या फिर वो 1 करोड़, 10,000 वाला है या फिर वो 1 करोड़ की स्लैब में आता है, वो डिपेंड करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन को समझो, डिमांड कर्व वो अपन ने पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पे वो कमोडिटी के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द चूजन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, इससे पहले अपन ने क्वेश्चन करा था, आपको याद है कि उसने बोला था क्वेश्चन के अंदर कि एक किसान है, किसान या फिर एक लेडी के बारे में बात करी गई थी कि उसको बेबी सिटिंग का काम करना है तो 700 रुपये मिलेंगे, उसको शहर जाना है, लेकिन उसको खेती का काम करना है तो उसको 400 रुपये मिलेंगे। अब यहाँ पे 100 रुपये जो उसको एक्स्ट्रा मिल रहे थे वो खोया है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है जो एक्स्ट्रा इनकम आपको मिल रही होती है एक काम को करने के लिए, उसी सेम काम को करने के लिए, और टाइम भी वो था शायद 2 से 3 घंटे, कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा डिफाइन था क्वेश्चन के अंदर। तो अब हमसे यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर है। तो यहाँ पे क्या होगा, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट से नहीं बात हो रही, पॉकेट कॉस्ट प्लस कॉस्ट इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट नहीं, वैल्यू ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज फॉरगॉन नहीं, वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज गिवन अप, जिसको हम छोड़ चुके हैं। ये क्वेश्चन देखो, वो वाला क्वेश्चन अगर आपने पास में करा होगा तो ये पता चल जाएगा आपको। मुझे भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसी क्वेश्चन से याद है कि उसमें वो बेबी सिटिंग का काम नहीं कर रही थी, वो खेती का काम कर रही थी, तो उसका जो 300 रुपये का लॉस हुआ था, तो जो बेबी सिटिंग का लॉस हुआ उसको, बेबी सिटिंग करने से उसको 300 रुपये, जो बेबी सिटिंग करने से उसने मना कर दिया, तो जो उसे कॉस्ट का लॉस हुआ 300 रुपये का, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाई थी। उन्होंने शायद वैल्यू पूछी थी उसमें। तो जो बेस्ट अल्टरनेटिव था, जो खेती करनी है उसमें तो बहुत काम है, गैम्बल भी कहा जाता है एग्रीकल्चर को, तो लेकिन उसने क्या चूज करा कि वो अपने घर, अपने खेत में रह के अपना काम करेगी, खुद का काम करेगी एज कम्पेयर का। तो वो जो बेस्ट अल्टरनेटिव था, जिसमें से कुछ काम नहीं करना था, बस एक बेबी को देखना था, उसको बेस्ट अल्टरनेटिव को छोड़ दिया जाता है। उसकी जो वैल्यू होती है, एक्स्ट्रा वैल्यू जो होती है, उसको कहा जाता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रीवियस से ही मैंने इसका आंसर निकाला है। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, 49। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इन इंडिया ड्यूरिंग 2014 एंड 19 इज ट्रू। छोड़ दो इसको, ये क्वेश्चन 49 जो है करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। तो उसका आंसर सी हो जाएगा, स्टैग्नेशन आया है एजुकेशन में। ठीक है, ये कोई रिपोर्ट वगैरह आई होगी। अकॉर्डिंग to UNDP Human Development Report 2020 in which one of the HDI component has India improved in the recent year। इंडिया ने किस में इंप्रूव करा है, तो ये भी छोड़। GDP की जो इंडेक्स आती है ना, उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन उन्हें पूछा इंडिया के रिस्पेक्ट में किस में वो घटा है। अब करंट अफेयर का लेवल थोड़ा यहाँ पे बढ़ रहा है, पहले तो वो पूछ रहे थे अपन से, एक बार क्वेश्चन भी पूछा है कि कौन कौन सी स्केल होती है, तब मैंने आपको शायद बताया भी था। तो यहाँ पर किस में घटा है, किस में बढ़ा है, ये देख लेना आप, इंप्रूव किस में हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लगा रखा है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आ गया
करंट है इसलिए अपन छोड़ रहे हैं, लेकिन यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से पैरामीटर हैं, जैसे कि पहले क्वेश्चन में पूछा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा करंट का लेवल इन्होंने थोड़ा सा हाई कर दिया है। क्वेश्चंस टॉपिक वही है लेकिन लेवल थोड़ा सा हाई करते जा रहे हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है, देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो अपन ने थ्योरी में पढ़ रखा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ प्योर वॉलेंटरी एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज ए एंड बी। तो यहाँ पे बोला गया खुद की इच्छा से कोई काम करते होते हैं, तो यहाँ पे बोला गया ऐसा कौन सी चीज़ है जो प्योर वॉलेंटरी एक्सचेंज हो रहा है दो पार्टीज के बीच में, जिसमें पार्टी ए दे रखी है पार्टी बी दे रखी है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, ए कैन एक्सप्लॉइट बी और वाइस वर्सा बोथ गेन। देखो नॉर्मली मैं आपको बता रही हूँ, फॉर एग्जांपल अगर किसी भी चीज़ के अंदर बार्टर हो रहा है, जैसे अपन मार्केट में भी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि अपन जैसे कोई भी चीज़ है, कुछ भी खरीद रहे होते हो आप लोग, तो वहाँ पे कुछ रेट होती है कि आपको ये पे करना है। सपोज जैसे फॉर एग्जांपल आपको खरीदना है, कुछ चॉकलेट्स खरीदनी है, सपोज उस पर एमआरपी जो लिखी हुई है चेंज हो रहा है, तो अगर आप 1000 रुपये उसको दे रहे हो दुकानदार को, तो दुकानदार आपको 1000 रुपये की वो चॉकलेट दे रहा है, तो यहाँ पे वो भी देना चाहता है और आप भी खरीदना चाहते हो, तो दोनों की मर्जी से हो रहा है, वॉलंटरी हो रहा है, और दोनों की क्या हो रही है, विन विन सिचुएशन हो रही है। एक इंसान को जिसको चॉकलेट्स चाहिए तो उसको चॉकलेट मिल रही है, जिसको उस चॉकलेट के बदले में पैसा चाहिए उसको पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पर जब दोनों में नॉर्मली ऐसा ही होता है, जब भी आप किसी भी मार्केट या फिर कहीं पे भी आप जब दो लोग जो होते हैं वो अगर बार्टर कर रहे होते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो लोग क्या कर रहे होते हैं, तभी किसी का लेन देन शुरू होता है, तभी किसी में ट्रेड शुरू होता है। तो विलिंगली वॉलंटरी के लिए पूछ रहे हैं और वो कब होता है, वॉलंटरी के लिए पूछा है और वो कब होता है, जब दोनों ही जीत रहे हो, दोनों की विन विन सिचुएशन आ रही हो। ऐसा तो नहीं होगा कि एक लॉस में रहेगा, एक ने चॉकलेट बनाई है उसकी एमआरपी या फिर जैसे भी समझ लो उसकी मेहनत लगा के उसका 1000 प्राइस है, तो वो आपको उसको कभी भी वो 500 रुपये में, 600 रुपये में, 700 रुपये में नहीं देगा, जबकि उसको पता है कि उसके अंदर जो मटीरियल रॉ मटीरियल वगैरह यूज़ करा है उसने वो 1000 रुपये का, मैक्स टू मैक्स वो आपको 950 या 900 रुपये की दे देगा, लेकिन उससे नीचे वो नहीं जाएगा। विन विन सिचुएशन होती है, तो हम अपनी मर्जी से विलिंगली किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर तो बी हो जाएगा। ए कैन एक्सप्लॉइट, अगर ए एक्सप्लॉइट करेगा बी को, शोषण करेगा तो नहीं होगा। इफ़ ए मेक प्रॉफिट इट मस्ट बी एट द कॉस्ट ऑफ, ए जो है वो प्रॉफिट बना रहा है लेकिन कॉस्ट है, 1000 रुपये की चॉकलेट है, वह बोलेगा कि मैं उसको 1000 रुपये की जगह 10,000 में बेचूंगा, तो कोई भी नहीं खरीदेगा। फिर यहाँ पे बोथ कैन लूज, दोनों लूज करेंगे, दोनों ही हारेंगे, दोनों को ही हानि होगी, तो दोनों बिजनेस ही क्यों करेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ समझाने का नहीं था जो मैंने आपको इतनी देर तक। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो 52, द प्रोविजन द स्टेट शैल टेक steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the states is incorporated in which पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, इसमें क्या बोला गया है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। समझ रहे हो, जहां पर जो स्टेट के पास ये पावर दिया जा रहा है कि वो क्या करेगा, जो जुडिशरी होती है और जो एग्जीक्यूटिव होता है उसको अलग करने के लिए स्टेट कदम उठाएगा। तो ये किस भाग में होगा, ये ऑब्वियस सी बात है डीपीएसपी में। तो डीपीएसपी में कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को ये इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि उनको क्या क्या करना चाहिए, तो वो डीपीएसपी आएगा, ठीक है। और वो कौन से पार्ट के अंदर है, 4th पार्ट के अंदर है, तो इसका आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपको 5th दे रखा है, पार्ट 6 दे रखा है, और ये जो 7th है ये डिलीट कर दिया गया है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। अब 5th और 6th, पार्ट 5th के अंदर द यूनियन गवर्नमेंट, चैप्टर 1 के अंदर एग्जीक्यूटिव की बात है, चैप्टर 2 के अंदर पार्लियामेंट की बात है, 3rd के अंदर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात है, 4th के अंदर यूनियन जुडिशरी, 5th के अंदर कंट्रोलर कैग की बात होती है। फिर उसके बाद 6th में आता है, तो 6th में स्टेट गवर्नमेंट, 1st में जनरल, 2nd में एग्जीक्यूटिव की बात है, 3rd के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर, 4th के अंदर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, 5th के अंदर द हाई कोर्ट, और 6th के अंदर यहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाएगी। तो 4th मैंने आपको बता दिया, 5th आपको बता दिया, और 6th भी आपको बता दिया। 7th हट गया है तो इसको आप करने का जरूरत नहीं है, तो छोड़ देते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। स्पीकर में परमिट एनी मेंबर टू एड्रेस द हाउस इन हिज और हर मदर टंग इफ ही और शी कैन नॉट एडिक्वेटली एक्सप्रेस इन ईदर हिंदी और इंग्लिश। तो अगर कोई भी पर्सन हिंदी और इंग्लिश में अपनी बात नहीं कह सकता, तो स्पीकर इस बात की परमिशन दे सकता है कि आप अपनी लैंग्वेज, भाषा, आपकी जो भाषा है, आप उसमें मदर टंग जो भी है आप उसके अंदर बात कर सकते हो। तो ये बात सही है, स्पीकर से परमिशन लेनी होती है जब भी हाउस में चल रहा होता है। और हाई कोर्ट वगैरह के अंदर अगर आपको परमिशन चाहिए दूसरी लैंग्वेज यूज़ करने की, तो गवर्नर से या फिर प्रधानमंत्री से लेनी होती है। जब ये बात भी सही है, जो बिजनेस करा जाता है पार्लियामेंट का वो हिंदी और इंग्लिश में होता है। द माइन्यूट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी आर प्रिपेयर्ड इनवेरिएबली इन हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के अंदर वो प्रिपेयर करे जाते हैं, तो ये भी सही है। जब लैंग्वेज ही दो चल रही है तो इसी के अंदर प्रिपेयर करे जाते हैं। अगर आपको चाहिए कि आप ट्रांसलेशन कराना चाहते हो, आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो ट्रांसलेशन भी हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
is the correct meaning of the term states as defined in the article 12 of the constitution. State फंडामेंटल राइट अपन 12 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं. 12 के अंदर बोला गया आर्टिकल जो 12 है उसके अंदर स्टेट की क्या डेफिनेशन दे रखी है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो इट रेफर्स ओनली वाला होगा तो ये गलत हो जाएगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट, ये भी गलत है. रेफर्स ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द ईच, ये भी गलत है. अब देखो इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड ऑल इंडिया. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. सारे ओनली थे तो वो वैसे ही हटने थे, इसका आंसर डी हो जाएगा. अब देखो यहाँ पे लक्ष्मीकांत क्या कह रही है अपन को, द टर्म स्टेट हैज बीन यूज्ड इन डिफरेंट प्रोविजंस कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट्स. आर्टिकल 12 जो डिफाइन करता है पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं. अब देख लो स्टेट क्या क्या, अकॉर्डिंग टू इट द स्टेट इंक्लूड्स द फॉलोइंग. स्टेट क्या क्या इंक्लूड करते हैं? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट, all local authorities, that is municipalities, panchayat, district boards, improvement trust, etc. All other authorities, that is statutory or non, that is statutory, LIC, ONGC, SAIL, etc. State has been defined in a wider sense so as to include all its agencies. It is the action of these agencies that can be challenged in court violating the fundamental right. According to Supreme Court, even the private body or agency working as an instrument of the state falls within the meaning of the state. अगर कोई प्राइवेट बॉडी भी स्टेट के जो उन्होंने डेफिनेशंस दे रखी है उसके अंदर काम कर रही है तो वो भी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएगी. बात समझ में आ गई? तो ये वाला आंसर तो डी हो जाएगा. उसके बाद देखो Which one among the following is the largest state in terms of the seats in राज्यसभा? राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीट्स किसकी है? आंध्र प्रदेश की, बिहार की, राजस्थान, कर्नाटक. बिहार की है जो कि देश की 11 है, राजस्थान की 10 है, कर्नाटक की 12 है और बिहार की 16 है. तो आंसर हो जाएगा बिहार. फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोविजन बीन मेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायत. देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है. हार्ड मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जनरली अपन जो अंदर वाले आर्टिकल्स होते हैं वो याद नहीं करते, लेकिन इन्होंने पूछ रखा है तो अब तो करने पड़ेंगे. तो यहाँ पे देखो आर्टिकल 243B तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, आर्टिकल 243C कंपोजिशन ऑफ पंचायत, आर्टिकल 243D रिजर्वेशन ऑफ. तो सीट्स किस में आ रही है? अगर वुमेन के लिए रिजर्वेशन करना है तो किस में बात करी जाएगी? आर्टिकल 243D में. और आर्टिकल 243E ड्यूरेशन ऑफ पंचायत. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पंचायत 243 से 243O तक. उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, the painted illustration of the moving of the Ashoka pillar at Topra is found in. अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो 57. द पेंटेड इलस्ट्रेशन ऑफ द मूविंग ऑफ द अशोका पिलर एट टोपरा इज फाउंड इन. किसके अंदर मिला था? अब देखो यहाँ पे आपको 4 दे रखी है. एक तो तारीख फिरोज शाही दे रखी है, तारीख शाही दे रखी है, सीरत फिरोज शाही दे रखी है और अकबरनामा दे रखी है. अकबरनामा के बारे में बात करते हो तो अकबरनामा सबसे पहले अबुल फजल ने लिखी थी. 3 वॉल्यूम के अंदर है. सबसे पहली जो वॉल्यूम होती है वो अकबर की डिटेल बताती है जो उसके एंसेस्टर्स थे. जो सेकेंड वॉल्यूम है वो बताती है जो इवेंट्स हुए थे अकबर के रेन के अंदर, क्रॉनिकल इवेंट्स ड्यूरिंग अकबर रेंज. वॉल्यूम 3 जो होती है वो आईने अकबरी होती है जो कि कवर करती है अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके हाउस होल्ड को, उसकी आर्मी को, रेवेन्यू को और जोग्राफी, उसके एम्पायर मतलब उसने कितना एरिया होल्ड कर रखा था. फिर उसके बाद बात करते हैं अपन सीरत फिरोज शाही. सीरत फिरोज शाही के बारे में ऐसा बोला जाता है कि इसका जो ऑथर है ना वो पता नहीं है. तो इसके अंदर फर्स्ट 2 डेकेड्स जो हैं वो लिखे गए. अब हमारा क्वेश्चन जो है कि अशोका, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है. क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि इसके अंदर क्या बोला गया है कि कौन सी पेंटेड कौन सी उसमें करा गया था, बुक में करा गया था. तो ये तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा हार्ड है. तो यहाँ पे इसका आंसर तो सीरत फिरोज शाही हो गया. आप इसको देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द टोपरा पिलर टू दिल्ली, सीरत फिरोज शाही इन 14th सेंचुरी इलस्ट्रेशन. ठीक है, तो कहाँ पे? फिरोज शाही के अंदर लिखा गया था, ये 14th में. अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो फिरोज शाह तुगलक था ना उसके टाइम पे जो अशोका के जितने भी पिलर्स थे नॉर्मली उनको लेकर आया गया था दिल्ली, और फिरोज शाह कोटला मैदान जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश करा गया था. और यहाँ पे टोपरा जो है वहाँ पर एक जगह है, मतलब और कुंड का मतलब ऐसे कह सकते हो वहाँ पे एक कुंड है उसका नाम है टोपरा, तो उससे ये नाम पड़ा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे सीरत फिरोज शाही बता दी. ये जो तारीख शाही है इसके बारे में मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे देख लो तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी, फिर शम्स सिराज ने लिखी थी, उसके बाद कंप्लीट करी थी. ये जो है वो पीरियड कवर करता है बलबन से जो फर्स्ट 6 ईयर्स रहे थे फिरोज शाह तुगलक के. तो ये जो FST है वो फिरोज शाह तुगलक के रेन के रहे थे, तो वो चीज़ है. उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टेम्पल ऑफ द वैष्णवाइट ट्रेडिशन. वैष्णव ट्रेडिशन का कौन सा
सा मंदिर है? तो इसका आंसर होगा श्रीरंगनम। श्रीरंगनम जो है भगवान विष्णु को समर्पित है, ये मंदिर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है चिदम्बरम। चिदम्बरम जो मंदिर है ना, वो नटराज टेम्पल, एक्चुअली चिदम्बरम मंदिर नहीं है, वो गाँव है। आप लोगों ने जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसके अंदर सुना होगा कि वहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो पी चिदम्बरम थे। तो साउथ में मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन शायद ये लोग ऐसा करते हैं कुछ वहाँ के, जो अपने गांव होता है उसका नाम पे अपना सरनेम लगाते हैं। तो चिदम्बरम उनके गांव का नाम था। वहाँ पे नटराज, जो चोला साम्राज्य के अंदर जो नटराज की मूर्ति थी, उसका टेम्पल है। और नटराज पे यूपीएससी सीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। फाइन आर्ट्स की जो बुक है उसके अंदर दे रखा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। फिर उसके बाद है ना, अपने पास नेक्स्ट वाला ऑप्शन है गंगे कोंड चोलापुरम। तो ये राजेंद्र वन ने बनाया था, चोला किंगडम में ही थे उनके किंग, और ये तमिलनाडु के अंदर है। और तंजवुर जो है वो तमिलनाडु में ही राजा राज चोला फर्स्ट ने बनाया था। और ये जो चोला, एक ऐश्वर्या राय, और अभी इसकी मूवी आई थी ना, कौन सी आई थी मुझे तो याद नहीं आ रहा है। ऐश्वर्या राय थे, साउथ के कुछ हीरो थे, और वो चोला डायनेस्टी के बारे में ही थी। मतलब बताया तो उन्होंने कुछ और था, लेकिन वो जो राजा राज उसके फादर और वो दिखाया था बेटा, वो यही थे दोनों। तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अपने पास, द बायोग्राफी ऑफ द शेख मोहिउद्दीन चिश्ती ऑथर्ड बाय जहां आरा। अब जहां आरा कौन थी? जहां आरा जो थी वो बेटी थी, सबसे बड़ी बेटी थी शाहजहां और मुमताज महल की। उन्होंने बायोग्राफी लिखी थी इनकी, और इसको कहा गया था मुनिस अल अरवा। ठीक है, पहली बायोग्राफी तो हो गई। और ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती गए, जिनकी अजमेर के अंदर दरगाह है बहुत फेमस। और फिर उसके बाद और इन्होंने एक और लिखी थी, तो ये भी देख लेना। इन्होंने मुल्ला शाह की लिखी थी रिसाला ए सहीबिया। तो ये दोनों ध्यान रख लेना, बस इतना। ठीक है, तो और अब उसके बाद अपने पास यहाँ पे ये जो 3 बुक बची हुई है, इनके बारे में भी देख लो, किस किसने लिखी। निज़ामुद्दीन औलिया की बुक है फवाद उल फौद। फिर उसके बाद सियार उल औलिया जो लिखी गई है वो लिखी गई है सैयद मोहम्मद मुबारक अलवी। और जो मुरकाक ए दहली है वो लिखी गई है दुर्गा कुली खान के द्वारा। तो मैंने आपको ये सारी बुक्स भी बता दी है और ये भी बता दिया, तो इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो पूछ रखे है ना, वो यूपीएससी देखो मैटर करता है 1-1 मार्क्स को। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि उनमें से ऐसे तो बच्चे होंगे 50% जो सीएपीएफ और सिविल सर्विस का पेपर देते हैं। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें छोड़ के मत जाना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल मेथड ऑफ द मॉडरेट इन द नेशनल मूवमेंट? नहीं था, पॉलिटिकल मेथड नहीं था। ओवरथ्रो द एलियन गवर्नमेंट, विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना। तो जो मॉडरेट्स थे वो तो वैसे भी एक्सट्रीम जो शासन चल रहा था उसके खिलाफ थे, तो ये तो वो कभी भी नहीं करेंगे। तो इसका आंसर नॉट पूछा, तो आंसर तो ये हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, संवैधानिक आंदोलन चलाना, ये सही था। स्लो, धीमी, व्यवस्थित राजनीतिक प्रगति करना, ये भी सही था। जनमत, सारे मॉडरेट की लेटर वेटर लिखो, अपनी बात करो, जनसभा वगैरह करो, उनको समझाओ, ये सब करो। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो उसके अगेंस्ट थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है, उसके अलावा उसमें कुछ है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 61 देखो। अब अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन देखो 61 क्या है। स्वामी दयानंद सरस्वती टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या नारा दिया था? वेदों की ओर चलो। ऋग्वेद को प्रमाणिक मानते थे, तो वेद के बारे में बात हो रही है। तो वेद से, पुराण से नहीं लिया था, वेदों से लिया था। तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा। अगर आपको ये पता है थोड़ा सा, तो आपको रिफॉर्म मूवमेंट्स में ये जो चीज़ें हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पता ही होगा। तो इसलिए इसका आंसर वेद हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 62, द कॉल फॉर रिनंसिकेशन ऑफ ऑल वॉलेंटरी त्याग का आह्वान किसके दौरान किया गया था? नॉन कॉपरेशन में ही लिखा आ रहा है कि जितना भी नॉन, मतलब कोई भी सहयोग नहीं करना है। तो जितने भी आपने एसोसिएशन वगैरह बना रखे हैं उसको तोड़ दो। किस में कहा गया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। अब देखो ये जो चारों अपने पास है, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंट, क्विट इंडिया, प्रोटेस्ट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसके अंदर 1905 में करजन के टाइम पर हुआ था, राखी बांधी थी एक दूसरे को, किस लिए डिवाइड कर दिया गया था। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये चीज़ कही थी, वो उन्होंने अमर सोनर बांग्ला गीत। आपको ये 4 चीज़ें नहीं पता तो बिलीव मी, आपको हिस्ट्री वापस से पढ़ने की ज़रूरत है। और वैसे भी जब अगर हिस्ट्री नहीं भी पढ़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब ये पढ़ोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें ना। आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि गांधी मूवमेंट ही यहाँ से शुरू होता है। गांधी जी को एरा पढ़ना शुरू करोगे तो नॉन कॉपरेशन, सिविल, ये क्विट इंडिया, ये सारे आ जाएंगे। तो इतना करने की लोड लेने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएंगे ये। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जोन्स इन इंडिया? टाइम जोन्स इन इंडिया के बारे में कौन सी चीज़ करेक्ट है? देखो, सबसे पहले क्या बोला गया है, देयर इज़ अ वन स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल इंडिया। तो ये बात सही है। मेघालय में चले जाओ, मिजोरम, राजस्थान, गुजरात, केरला, सब में टाइम जोन एक ही है, तो वहाँ पे एक ही रहता है। तो ये तो सही है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड हैव डिफरेंट टाइम जोन। अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप दोनों ही इंडिया का पार्ट है, तो ये भी गलत है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ अ 5.5 आवर बिहाइंड जीएमटी। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 5 घंटे बिहाइंड है। इंडिया जो है ना, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, हमारा जो टाइम है, हम बिहाइंड, पीछे नहीं है, हम आगे चल रहे हैं। हम यूरोप से हमेशा से ही आगे चल रहे थे। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एक बार क्वेश्चन भी कराया था, शायद मुझे याद है। तो ईस्ट वाले जो होते हैं वो आगे चलते हैं, वेस्ट वाले पीछे चलते हैं।
टाइम से हम 5.5 घंटे आगे चल रहे हैं, ना कि पीछे। तो यहाँ पे थर्ड गलत है, सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ओनली ए हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट वाला देखो, D had recently visited Khardungla, Nubra Valley, several Buddhist monasteries. Which one of the following states UT has had she visited? देखो यहाँ पे ना एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें ज़्यादातर ये लोग शी यूज़ करते हैं। आपने करा है, और एक दो क्वेश्चन में और भी मैंने देखा है कि उन्होंने शी यूज़ कर, वुमेन एम्पावरमेंट है ना, शायद हो सकता है। लेकिन यहाँ पे चलो क्वेश्चन करते हैं अपन तो, कि एक लड़की है जो विजिट करना चाहती है कहाँ पर, अच्छा रिसेंटली विजिटेड करा है उसने खारदुंगला नुब्रा वैली। नुब्रा वैली आपको पता होगा कहाँ पर है। तो यहाँ पे जो हिमालयज आते हैं, ये वाला ट्रांस हिमालय और ये वाला जो कराकोरम, जंस्कर और ये वाला जो लद्दाख वाला रेंज है, यहाँ पे आती है। तो यहाँ पर है। और खारदुंगला, तो यहाँ पे देखो खारदुंगला है, उसको देखोगे आप तो वो खारदुंगला यहाँ आ रहा है, और ये किसका एरिया है? लद्दाख का। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। आपको बस खारदुंगला और नुब्रा वैली पता होगा, और बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री वहाँ पे मॉन्क्स वगैरह बहुत ज़्यादा है लद्दाख में, तो ऑब्वियस ही बात है आंसर लद्दाख होगा। विच 65 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ अरेबियन ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल? ये इसका आंसर पंजाब होगा। क्यों होगा? अब देखो मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ उसको क्यों होगा। यहाँ पे इंडिया का मैप है, थोड़ा सा रफली बना रही हूँ, इसको थोड़ा सा समझ जाना। मेरा टेंशन नहीं, इतनी जल्दी में ऐसे ही बन रहा है। देखो यहाँ से बे ऑफ बंगाल से जो आ रही है ना, वो भी यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे जो यहाँ देखो, क्योंकि जो अरावलीज है ना, अरावलीज यहाँ से मुड़ के यहाँ तक चली जाती है, ये अरावली माउंटेन्स है। तो यहाँ से जो अरेबियन सी से जो उठ रही है ना, ये भी यहाँ पे आके पंजाब, क्योंकि पंजाब ऊपर आता है, इस साइड पे आता है, हिमाचल के पैरेलल में आता है अप्रॉक्सीमेटली, राजस्थान से जस्ट ऊपर है। तो यहाँ से ही पंजाब में यहाँ पे भी आ रही है, और यहाँ से जो उठ के ये आ रही है, जो अपना दिल्ली यहाँ पे जो यूपी वगैरह का जो एरिया है, वहाँ से ये जो बे ऑफ बंगाल से उठ के आ रही है, वो भी इधर पंजाब तक आ रही है, और ये जो अरेबियन सी से आ रही है वो भी पंजाब तक आ रही है। तो ये सारी किससे आ रही है? पंजाब तक। महाराष्ट्र इधर बीच में आ जाता है, वेस्टर्न घाट से उधर तो नहीं, मेघालय इधर आ जाता है। तो अरेबियन जो ब्रांच है वो तो पहुंच नहीं पाती। तमिलनाडु जो साउथ में, तो उसका तो अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं पहुंच पाता। पंजाब जो है, जो दोनों आ रही है, अरेबियन सी से उठ रही हैं, और यहाँ पे ये मानसून की जो ब्रांचेस हैं, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, तो ये दोनों जाके मीट कहाँ पर होती है? पंजाब में। पंजाब में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल, मॉलिसोल। अब ये वाला मैं आपको बता चुकी हूँ, इससे अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन करे। ये किसका टाइप है पूछ लिया इन्होंने? सॉइल का। ऑब्वियस ही बात है, स्टैंडर्ड जो अपन क्लासिफिकेशन करते हैं उसके अंदर है ये सॉइल में। अब यहाँ पे देखो, अब आपका क्या काम है? वर्टी सॉइल तो पहले भी पूछ रखा है, जो जो इन्होंने पूछ रखी है ना, उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे 4 वर्ड है, अब 4 वर्ड आपको पता होना चाहिए। सेप्टिसोल क्या है, एंटीसोल क्या है, वर्टिसोल क्या है, मॉलिसोल का क्या है, ये चारों वर्ड्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपन पहले भी कर चुके हैं, क्वेश्चन में मैंने बताए होंगे, और मैंने ना पहले जब क्वेश्चन करवाए थे आपको, तो मैंने चार्ट लगा रखा है, तो वहां से वो नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट वाला देखो, 67 को मुच्च जुताई देखी है, निम्नलिखित में से देखो यहाँ पे कंटूर प्लगिंग वगैरह देखिए। तो कंटूर ये चीज़ होती है, जो स्टेप फार्मिंग होती है ना, ऐसी कुछ होती है। तो ये कहाँ पे दिखेगी उसको? ऑब्वियस बात है हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे प्लेन एरिया नहीं होता, जहाँ पे पहाड़ियाँ होती है, वहाँ पे ये खेती करी जाती है। पंजाब में नहीं होती, हरियाणा में नहीं होती, प्लेन एरिया है। राजस्थान में तो खेती इतनी नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, आंसर सी। जहाँ पहाड़ी वाला क्षेत्र होता है ना, वहाँ पे होती है। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टारगेट ग्रुप्स इज बेनिफिशियरी ऑफ द गरीब कल्याण रोजगार अभियान? कौन है? गरीब कल्याण योजना का फायदा किसको मिल रहा है? ऑल रिटर्निंग माइग्रेंट्स, जो लोग अपने घर पे माइग्रेंट्स जो हैं वो वापस अपने घर पर आ रहे हैं, उनके लिए ये योजना शुरू करी गई थी। करंट में थी, इसलिए पूछा है शायद। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो अपने पास। यहाँ पे क्या है देखो, आपको दे रखा है यहाँ पे, मैं इसको एक बार मैच कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको सारे समझा भी दूंगी कि कौन से कर्व कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, लॉरेंस है, फिलिप्स है, एंजल है, और लाफर कर्व है। तो इन सारे कर्व में क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें से अपन एक या दो तो कर चुके हैं शायद, जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपको कराया है। आपको सिर्फ इसको मार्क कर रही हूँ, आप एक बार देख लेना, फिर इसको समझेंगे भी। लॉरेंस कर्व जो होता है वो इनइक्वलिटी बात करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ के अंदर। फिर आप फिलिप्स कर्व की बात करोगे तो इन्फ्लेशन, और फिलिप्स कर्व अपन ने करा है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है, कि उसने बताया था कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो होगा वो घटता जाएगा। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं एंजल कर्व की। तो एंजल कर्व जो है इनकम और प्रपोर्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन फूड की बात करता है। लाफर कर्व जो होता है वो टैक्स रेट्स और टैक्स रेवेन्यू की बात करता है, यानी डी। अपन क्या करते हैं, इन चारों को एक बार देख भी लेते हैं थोड़ा सा। तो लॉरेंस कर्व के बारे में पता है अपन को कि इनकम में जो इनकम के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वेल्थ में जो अनसिमिलैरिटी होती है उसको बताता है। फिलिप कर्व में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशन है, जिसके अंदर महंगाई बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बेरोजगारी होती है, वो घटेगी। फिर उसके बाद अब 2 नए टर्म है शायद, लाफर कर्व तो शायद मैंने आपको बता रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लो। इसमें ऐसा बोलते हैं कि जो टैक्स रेट्स होती हैं और टोटल रेवेन्यू जो गवर्नमेंट होता है उसके बीच में रिलेशन दिया गया है। ये कहना चाह रहा है कि जो टैक्स रेट होती है वो अगर नॉमिनल होंगी, ऑप्टिमल होंगी, तो वहाँ पे रेवेन्यू का,
और यहाँ पे जो एंजल कर्व है उसके बारे में बात करी गई है डिमांड्स ऑफ द गुड्स की। तो ये कहता है कि जो पर्टिकुलरली हाउस होल्ड होता है उसकी जो गुड्स और सर्विसेज उसे चाहिए होती है वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी इनकम पे डिपेंड करता है। ऑब्वियस ही बात है, तो जिसकी जितनी इनकम होगी वो उतना ही उसके हिसाब से खर्च करेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक बार बता दी है, आप इसका आंसर भी मैच कर लेना, जो भी होगा ऑप्शन में देख लेना। अब यहाँ पे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया, ये टर्म समझाए रखी है मैंने कि एक अधिकार प्रतियोगिता क्या होती है। सबसे पहले मैंने बोला एक अधिकार, कॉम्पिटिशन आ रहा है यानी होमोजीनियस चीज वो बेच रहे हैं। जैसे अगर बिस्किट के बारे में शायद एग्जांपल दिया था कि बिस्किट ABCD सब बिस्किट बेच रहे हैं, लेकिन कोई किसी का बेच रहा है, कोई पेन जो कोई क्रीम का बेच रहा है, कोई ऑरेंज क्रीम का बेच रहा है, कोई गुड्डे बेच रहा है, कोई चॉकलेट बेच रहा है, तो वो बिस्किट्स हैं लेकिन उनमें थोड़े होमोजीनियस है, सभी बिस्किट बेच रहे हैं, सभी कुकीज बेच रहे हैं, लेकिन उनके अंदर थोड़ी वेराइटीज में चेंज आ रहा है। तो वो जो चीज होती है उसको मोनोपोलिस्टिक कहते हैं। मोनो मतलब सिंगल प्रोडक्ट बेचने वाले और उनके अंदर कॉम्पिटिशन होने वाला। तो रिटेल वेजिटेबल मार्केट नहीं, वेजिटेबल सब अलग अलग होती है। मार्केट ऑफ द सोप्स, तो ये वाला आंसर एकदम सही है, क्योंकि सोप जो साबुन है, सभी साबुन बना रहे हैं, लेकिन कोई बोल रहे हैं कि लेमन का फ्लेवर है, कोई बोल रहे हैं कि जम्स और कीटाणुओं को खत्म कर देंगे, कोई बोलेंगे आपको सॉफ्ट स्किन देंगे। तो ये लेकिन सब बना तो साबुन ही रहे ना, सबका काम जो होता है वो वॉश करने के लिए ही होता है बॉडी को। तो ये सीट सही है। इंडियन रेलवे में तो कॉम्पिटिशन ही कहा है, वहाँ पे तो सरकार की है। फिर लेबर मार्केट फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के भी अलग अलग डिमांड्स होती है कि किसको क्या चीज़ चाहिए। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। आज पहले पढ़ रखी है तो उसके हिसाब से आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने आपको हमेशा बोला है कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करते वक्त आप मार्केट का थोड़ा सा आइडिया लो, आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। मार्केट से एग्जांपल ले लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन 100 एंड द फर्स्ट अमेंडमेंट, 101 जो अमेंडमेंट हुआ था, पार्लियामेंट of India enacted quite a few GST acts in the year 2017, which of the following does not fall। जो एक्ट बनाया गया था GST उसके बारे में पूछा गया है, तो कौन सा करेक्ट नहीं है वो पूछा गया है। देखो इसके अंदर कौन कौन से नहीं आता, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कॉम्पनसेशन टू स्टेट, ये गलत है शायद, और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो एक बार इसको देख लेना है, पुराना है तो मुझे भी याद नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईडी के रिस्पेक्ट में कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है, हमसे नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे देखो आपको बोला हुआ है इट इज़ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये स्पेशल एजेंसी है इसके बीच में। तो अब यहाँ पे देखो, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये वहाँ उन्हीं की साइड से मैंने लिया है, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आ रही है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। तो ये चीज़ सही है। इट इन्फोर्सेज द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इट इन्फोर्सेज द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इट इन्फोर्सेज द प्रोविजन ऑफ द बिनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988। अब इन तीनों में से कौन सा सही है उसके लिए थोड़ा सा इधर साइड पर जाते हैं। यहाँ पे देखो, अ न्यू लॉ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 केम इनटू ऑपरेशन further in tune with the international anti-money laundering regime. The Prevention of the Money Laundering Act 2002 was enacted and ED was entrusted with its enforcement with effect from 1 July 2005. Recently, with the number of the cases relating to economic offender taking shelter in foreign countries, the government has passed the Fugitive Economic Offender Act 2018 and ED is entrusted with the enforcement with effect from 21 April 2018. यानी जो ED है वो तीन एक्ट्स कौन कौन से हो गए अपने पास। एक तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया 1999 का, फीमा जिसे हम कहते हैं। दूसरा जो अपने पास एक्ट हो गया वो हो गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, पामला हो गया। थर्ड वाला जो एक्ट हो गया वो फ्यूजिटिव ऑफेंडर वाला हो गया, इकोनॉमिक ऑफेंस एक्ट 2018 वाला। जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे बिनामी प्रॉपर्टी वाला नहीं देख रही, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको पूछना चाहती हूँ, ऐसा कोई है कि जिसको ये बताओ कि जो यूपीएससी वो सीडीएस की जो आंसर की है वो कब अपलोड करता है। जैसे यूपीएससी सीएससी की बात करोगे तो वहाँ पे आंसर की जब होती है, फाइनल रिजल्ट जब आ जाता है, इंटरव्यू वगैरह पूरा फाइनल रिजल्ट जब आ जाता है, तब वो प्री के जो मार्क्स होते हैं उसके साथ आंसर की को अपलोड करते हैं। तो यूपीएससी के अलावा यूपीएससी जो सीएससी वाला पेपर होता है उसका तो मुझे पता है, लेकिन ये जो सीडीएस है उसके आंसर्स मिसमैच हो रहे हैं। मतलब मुझे जो लग रहा है वो सही है और आंसर की में कुछ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो मैं एक बार कंफर्म करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर मैं वेबसाइट वगैरह से आंसर की उठा रही हूँ और मुझे नहीं पता कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं, और मुझे यूपीएससी की साइट पे नहीं मिल रही है, मतलब वो ओपन ही नहीं कर रहा आर्कीव जो है उनका। तो किसी को पता हो कि मैं कहाँ से ढूंढ सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, मुझे इसकी जो ओरिजिनल यूपीएससी जो आंसर की देता है वो कहाँ से मिलेगी। तो अगर किसी को भी पता हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, और वो कब अपलोड करता है, रिजल्ट आने के बाद में या फिर एक दो टाइम के बाद जब भी अपलोड करता हो तो उस टाइम के हिसाब से मैं सर्च
कर लूँ। तो ये चीज़ मुझे प्लीज़ बता देना कि वो कब अपलोड करते हो और मुझे कहाँ से मिलेगी। तो पहले तो मुझे मिल जाती थी कि यूपीएससी की ओरिजिनल, लेकिन इन सारे पेपर्स की नहीं मिल रही, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे हो जाएगा इट इन्फोर्सेस, ये वाला सही है, ये वाला सही है, लेकिन बिनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट इसमें नहीं है, तो आंसर नॉट करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट है इसमें से टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम इज सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट। ये बात एकदम सही है। ये बात इसलिए सही है क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एंट्री 46 में आती है स्टेट लिस्ट के अंदर। इसके अंदर क्या है, अगर आप लोगों को पता होगा कि जो स्टेट होता है नॉर्मली उसके पास ये पावर होता है कि वो लगा दे, लेकिन वो गरीब किसान वगैरह होते हैं, इसलिए जो एग्रीकल्चर टैक्स होता है हर स्टेट गवर्नमेंट ऑलमोस्ट उसको फ्री ही करती है, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लेती। फिर प्राइस कंट्रोल इज अ सब्जेक्ट अंडर द कॉन्करेंट, तो ये वाली बात भी सही है, जो एंट्री 34 के अंदर आता है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। फिर इंश्योरेंस डज नॉट कम अंडर यूनियन, तो इंश्योरेंस जो है वो 43 47 में यूनियन लिस्ट में आता है, डज नॉट नहीं आता है, तो ये बात इसमें पूछा है नॉट करेक्ट, तो सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे फॉरेस्ट की बात करोगे तो एंट्री 17A में कॉन्करेंट लिस्ट में फॉरेस्ट आता है, तो वो करा कैसे जाए, एग्जिट करने का तरीका ये तो बहुत ईजी है। डज नॉट, तो इंश्योरेंस की अगर आप लोगों को देखोगे तो LIC वगैरह इंश्योरेंस की कंपनी है, ऐसे स्टेट की कोई कंपनी इंश्योरेंस की नहीं सुनी होगी आप लोगों ने, मैंने तो नहीं सुनी, मुझे होगी नो डाउट होगी, लेकिन इतनी फेमस नहीं है। तो इंश्योरेंस का जो मैटर होता है ज़्यादातर वो शायद सेंटर ही देखती है, तो इसको उस तरीके से करा जा सकता है। स्टेट की किसी पर्टिकुलरली स्टेट की कोई इंश्योरेंस कंपनी होगी तो वो छोटी मोटी होगी, इतनी लार्ज स्केल पे नहीं होगी, तो उससे ये चीज़ आप कर सकते हो। प्राइस कंट्रोल तो यूनियन भी कर सकती है। टैक्स जो एग्रीकल्चर इनकम है वो स्टेट लिस्ट का है, मैंने आपको बता दिया। फॉरेस्ट जो है वो भी कॉन्करेंट में होता है, आपको पता होगा कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये 5 सब्जेक्ट थे जिसमें फॉरेस्ट भी आया था कॉन्करेंट लिस्ट में, तो इसका आंसर वैसे डी निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। इंडियन फेडरल सिस्टम के बारे में कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है, इस चीज़ को देखो। अब देयर इज नो इनइक्वलिटी, फेडरल सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर जो सेंटर होता है स्टेट होता है। अब पूछा नॉट नहीं है, यानी यूनिटरी होना चाहिए। देयर इज अ नो इक्वलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो फेडरल सिस्टम तो ये तो गलत है। फेडरल सिस्टम इक्वलिटी अगर रिप्रेजेंटेशन, देखो इस वाले क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो फेडरल सिस्टम तो यूनिटरी, तो देखो यहाँ पे फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि इक्वल, यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन ये बोल रहे हैं नो इक्वलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, तो ये वाली चीज़ गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा। सिक्किम वॉज नॉट इनिशियली इंक्लूडेड इन द यूनियन एज अ, सबसे पहले नहीं इंक्लूड हुआ, पहले तो प्रोटेक्टेड स्टेट की तरह इंक्लूड हुआ था, फिर पूरा फुल फ्लेज स्टेट बन गया था इंडिया का। चोग्याल डायनेस्टी के जो राजा थे वो राज करते थे। सिक्किम स्पेशल प्रोविजन हैज़ बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द आंध्र प्रदेश, आर्टिकल 371D। 371D जो है, मैंने आपको ये पूरी लिस्ट याद करा रखी है, ट्रिक्स वाले वीडियो में जाके देख लेना, मिल जाएगी। The Constitution of India enables the federal government to acquire the strength of a unitary system during emergency। ये पूछा है हमसे। यूनिटरी सिस्टम हो जाता है इमरजेंसी के टाइम पे, तो ये वाली भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये वाला गलत है। ये नहीं भी पता हो तो आपको ये पता होगा तो आंसर निकल के आ जाएगा। 75 वाला क्वेश्चन देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी freedom of speech and expression, but the freedom is subject to certain reasonable restriction imposed by state. This restriction may related to which one of the following, किससे related है, डिफेमेशन, डिसेंसी और मोरालिटी, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, कौन सा करेक्ट है इसमें से। अब देखो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे देखो स्पीच और एक्सप्रेशन के बारे में है, फ्रीडम टू स्पीच और एक्सप्रेशन। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन on the ground of sovereignty and integrity of India, security of the state, friendly relation with foreign state, public order, decency and morality, contempt of court, defamation, incitement or to an offense। तो इन सब पे ही लगा सकती है। आपको डिफेमेशन मिल गया, डिसेंसी और मोरालिटी मिल गया, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस भी हो गया, किसी की बुरा भला कहना, शिष्टाचार और नैतिकता, मोरालिटी, और किसी को भड़काना, तो वो भी जो आएगा स्पीच और जो आप लोगों ने देखा होगा कि नेता वगैरह कभी भड़काऊ भाषण देते हैं तो उन पे केस दर्ज हो जाते हैं, वो इसी कारण होते हैं। तो ये वाला भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, 1 2 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट वाला, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। 42 है, 42 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इंदिरा गांधी के टाइम पर आया था, बहुत विवादित है, इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज करी गई थी, तो इसको याद रखना। अब देखो 39 40 42 44, तो ये 44 तो शायद इससे पहले अपन ने एक बार क्वेश्चन भी करा इससे रिलेटेड, इससे जस्ट पहले ही करा है, और तो क्वेश्चन करे होंगे लेकिन इससे पहले ही करा है। आप देख लो यहाँ पे 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या कहा गया था, रिमूव द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स ओवर इलेक्शन डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, एम टू प्रोटेक्ट इंदिरा गांधी इलेक्शन फ्रॉम देयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो 39 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कहा गया था
इन सब के इलेक्शंस पे उसको कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन नहीं आएगा, मतलब कोर्ट उसमें बात नहीं कर सकता। 40 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था उसके अंदर जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को 9 शेड्यूल के अंदर पुट करा गया था, ठीक है। 42 तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसके अंदर सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी ऐड करे गए थे। लोकसभा की जो टाइम पीरियड होता है वो 5 से 6 साल करा गया था। प्रेसिडेंट को बाउंड करा गया था कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस को मानेगा, तो ये सारी चीज़ें। और 44 जो है वो आप देख लेना, ये सारी चीज़ें आप लिख लेना। मुझे सिर्फ इतना बताना था कि इसका आंसर क्या है। आंसर है 42। अब उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ऑफ गवर्नर जनरल आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, तो उसमें कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया गया था। अब इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस करे गए थे वो देख लो, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गवर्नर जो बंगाल का था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। फर्स्ट कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। इसके अंदर जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास के, उनको सबॉर्डिनेट कर दिया गया था बंगाल के अंदर। सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश करा गया था कलकत्ता में 1774 के अंदर, जिसके अंदर एक जज था और 3 सब जज थे, मतलब और जज थे। इसमें सर्वेंट्स जो थे कंपनी के वो किसी भी प्राइवेट नहीं ले सकते। और यहाँ पर जो ब्रिटिश का जो कंट्रोल है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कंपनी ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बनाया था, जो कि रेवेन्यू की, सिविल की और मिलिट्री अफेयर्स जो इंडिया में चल रहे हैं उसकी सारी रिपोर्ट देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पढ़ लेना रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। और इसका आंसर क्या है? वॉरेन हेस्टिंग, यानी ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, विच ये सारे जो दे रखे होंगे उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडिया वॉज प्रीच्ड बाय द खेवार और सफा हर आंदोलन मूवमेंट ऑफ द 1870। आंदोलन निम्नलिखित में से किस विचारधारा का प्रचार करता था? तो यहाँ पे हिंदू, देखो यहाँ पे क्या हुआ था, ये मूवमेंट जो था वो संथाल ट्राइब ने शुरू कराया था 1868 के अंदर संथाल द्वारा, जिसमें भागीरथ मांझी द्वारा शुरू करा गया था। इस मूवमेंट ने कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज करा था, जिसमें वन गॉड की पूजा करी जाएगी सोशल रिफॉर्म के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वन गॉड की बात, पॉलीथिज्म नहीं है, एक पॉली मतलब होता है बहुत सारे भगवानों को मानना। योगा और मीमांसा की बात नहीं करी गई। मोनोथिज्म एंड द इंटरनल सोशल रिफॉर्म, तो ये आंसर हो जाएगा। द फॉलोइंग ईयर वाज अ पूना सार्वजनिक सभा एस्टैब्लिश, तो 1870 में हुई थी। एक बार देख लो इसको, पूना सार्वजनिक सभा ऑन अप्रैल 2, 1870 द पूना सार्वजनिक सभा वॉज स्टैब्लिश एज एन इलेक्टेड बॉडी विथ 95 मेंबर चूजन बाय 6000 पीपल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी। इसका क्या काम था? पूना सार्वजनिक सभा, लोगों का सुधार करना, ये सब। फाउंडर कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे थे, गणेश वासुदेव जोशी थे, एस.एच. सांते थे, एस.एच. चिपलौंकर थे। और इनके साथ साथ किन्होंने जो साथ दिया था उसके अंदर गोपाल कृष्ण गोखले, ये वमन शिवरम आप्टे, बाल गंगाधर तिलक, इन सब के भी नाम है, तो एक बार ये भी देख लेना। उसके बाद ये वाला आंसर तो इसका डी हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इंपॉर्टेंट पांड्या पोर्ट सेलिब्रेटेड फॉर इट्स पर्ल्स इन संगम पोयम एंड ग्रीक अकाउंट्स? किसको, जो पांड्या पोर्ट है जिसके अंदर उसके पर्ल्स, मोती और संगम अकाउंट के बारे में उसको करा जाता है, तो इसके अंदर देखो आप चारों पोर्ट्स हैं, चारों को देख लेते हैं। वैसे तो इसका आंसर जो है आंसर है वो कोरकाई है। अब कोरकाई तो इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन इन सब के बारे में अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपने पास है कोरकाई। कोरकाई जो है वो तमिलनाडु के तूतीकोरिन में है। ये पांड्या वंश की राजधानी थी, मोती निकालने के लिए और रोमन साम्राज्य के व दक्षिण पूर्वी एशिया से समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। फिर पुहार की बात करते हैं, तो ये कावेरी नदी के मुहाने पर तमिलनाडु में है। ये चोल राजाओं का प्रमुख बंदरगाह था। रोम, यूनान और अन्य देशों से व्यापार होता था। और इसका शिलापदकम जो तमिल का महाकाव्य है संगम एरा में लिखा गया था, उसमें इसका है। फिर तो ये मालाबार तट पर है केरल के अंदर। ये चेर राजवंश का प्रमुख बंदरगाह था। मसाले, मोती और रत्नों का व्यापार होता था अरब से, रोम से और चीन से। फिर अरिकामेडु की बात करोगे तो पौंडीचेरी के अंदर था। ये भारत और रोम के बीच में व्यापार होते थे। यहाँ पे रोमन वस्त्र, मिट्टी के बर्तन बन के जो यहाँ से प्राप्त होते हैं, तो यहाँ से व्यापार हुआ था और यहाँ से प्राप्त हुए होंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे बता दिया है। सिविल सर्विस के एग्जाम में ये पोर्ट पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखना, इन पोर्ट्स को अच्छे से कर लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा कोरकई। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन 81 करते हैं। द टाउन ऑफ चिश्ती फ्रॉम विच द सूफी चिश्ती सिलसिला ड्राइव इट्स नेम, सेंट्रल अफगानिस्तान। इसकी शुरुआत करी गई थी, फाउंडेड करा गया था ख्वाजा अबू इशाद समी चिश्ती द्वारा करी गई थी। ये जो अपना नाम है अफगानिस्तान के चिश्ती विलेज है वहाँ से लेता है, और वो कहाँ पर है? सेंट्रल अफगानिस्तान के अंदर। और फिर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं वो भी इसी सिलसिले से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही जानने का है, कुछ ज़्यादा तो है नहीं। मतलब अगर सूफी मूवमेंट पढ़ोगे तब थोड़ा सा अगर क्वेश्चन डीप में होता तो पूछ लिया जाता, तो ठीक था। द 82 देखो, द रूलर्स, सामूहिक स्वस्वर पाठयुक्त समवेतता आराधना के नियम किसके द्वारा बनाए गए थे? द रूल फॉर कॉन्ग्रेशनल वर्कशिप संगत इन्वॉल्विंग कलेक्टिव रेसिटेशन वर ऑर्गेनाइज्ड बाय किसके द्वारा करा गया था? गुरु नानक देव के द्वारा करा गया था। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। ईश्वर की एकता और
का आदेश दिया था, नाम जपो कीरत करो वंड छको का सिद्धांत दिया था, नाम जपो एक साथ कीरत करने, है ना। उनके उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर सम्मिलित हैं, तो ये चीज़ हो जाएगा। अब अंगद, अर्जुन और गोविंद सिंह के बारे में भी देख लेते हैं। गुरु अंगद जो थे वो सेकंड थे, उन्होंने गुरुमुखी लिपि का प्रचार करा था, लंगर व्यवस्था को मजबूत करा था। जो मैं चीज़ें हाईलाइट कर रही हूँ ना, उनको कहीं पे नोट कर लो, ये जो पॉइंट्स हैं आपके काम आ सकते हैं कि अंगद के अंदर गुरुमुखी, मतलब मैंने कहीं पे क्वेश्चंस देख रखे हैं इसलिए मैं आपको ये हाईलाइट कर रही हूँ। गुरु अमरदास, और ये भी पूछते हैं कि कौन से नंबर के गुरु हैं। गुरु अमरदास जी सामाजिक समानता पे जोर दिया था, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का विरोध किया था, लंगर में सभी को समान रूप से बैठकर अनिवार्य भोजन करा था। गुरु रामदास अमृतसर नगर की स्थापना करी थी, ये ध्यान रखना, विवाह मंत्र की रचना करी थी। फिर उसके बाद गुरु अर्जन देव की आदि ग्रंथ का संकलन करा था, हरमिंदर साहिब का निर्माण करा था, ठीक है, और पहले शहीद थे। फिर उसके बाद गुरु हरगोविंद ने मिरी और पीरी, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मिरी और पीरी सिद्धांत क्या है, किसने द्वारा दिया गया था, मुझे याद है ये, ठीक है, और ये 2 तलवारों को धारण। फिर गुरु हरराय की शांतिप्रिय और स्वभाव के थे, औषधीय अस्पताल चलाए थे, ठीक है, और किसकी मदद करी थी, दारा शिकोह की मदद करी थी। फिर उसके बाद जो मैं चीज़ें मार्क कर रही हूँ ना, उन गुरु के बारे में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, पूछ सकते हैं कि ये किसने करी थी। फिर उसके बाद दिल्ली में ये इनके बारे में, हरिकिशन के बारे में ज़्यादा नहीं क्वेश्चन पूछा, मैंने कभी देखा नहीं। अंग्रेजों की कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के सामने डटे रहे। और गुरु गोविंद सिंह के बारे में तो खालसा पंथ की स्थापना, पंच प्यारे बनाए, अंतिम गुरु थे, गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित करा था, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं मार्क कर दिया, आप लोग याद रखना इसके बारे में। उसके बाद देखो, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी द मोर risk with respect to earthquake hazard zone specified by the Geological Survey of India। जियोलॉजिकल सर्वे में कौन अर्थक्वेक ज़्यादा आने के चांसेस है, तो आपको जोन्स वगैरह पता होंगी, तो उत्तराखंड वगैरह में ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे मालती जो होगा वो हो जाएगा। पिथौरागढ़ जो है वो उत्तराखंड के अंदर है, भुवनेश्वर उड़ीसा में, तो यहाँ पे तो कम चांसेस हैं। यहाँ पे जो स्ट्रोम्स वगैरह आती हैं, साइक्लोन वगैरह के चांसेस। इंदौर तो एमपी में है, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। और सिकंदराबाद जो तेलंगाना में भी ऐसा कुछ नहीं है। देखो इस वाले क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, यहाँ पे आपको ये जगह पता होनी चाहिए। फिर आप एक तरह से आप मैप तो देखने नहीं बैठोगे कहाँ भूकंप आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, लेकिन आप सोचो भूकंप कहाँ ज़्यादा चांसेस, उत्तराखंड कहाँ पर, हिमालय के पास में, टेक्टोनिक प्लेट के पास में, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे ज़्यादा भूकंप आने के चांसेस रहेंगे एज कम्पेयर टू, क्योंकि तेलंगाना जो होता है डेक्कन प्लेट्स के नीचे, मतलब साउथ साइड में आता है, तो ये डेक्कन वाला जो एरिया है वो तो बहुत स्टेबल लैंडमास है। इंदौर जो है वो एमपी के आसपास आता है, भुवनेश्वर उड़ीसा के आसपास यहाँ पे आता है, तो ये साउथ वाला जो साइड है वो थोड़ा रिलेटिवली स्टेबल है एज कम्पेयर टू नॉर्थ के। द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर द ड्रॉट मतलब होता है सूखा, प्रोन एरिया ऑफ द कंट्री, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन विल बी प्रीडोमिनेंटली फोकस, किसको फोकस करा जाएगा, ड्रॉट, सूखा, कच्छ, ऑब्वियसली बात है कच्छ गुजरात के इधर आता है, इसमें सूखा पड़ने के चांसेस ज़्यादा है। फिर नॉर्थ ईस्ट में तो वैसे ही बहुत बारिश होती है, आपको सबको पता होगा कि इंडिया का सबसे ज़्यादा बारिश वाला जगह भी वहीं पर है। और कोस्टल मतलब किनारे पर आंध्र प्रदेश के, तो यहाँ से जो ये बे ऑफ बंगाल से उठती है ना, ये सारी यहाँ पे बारिश करती हैं, तो जो सूखा होगा वो कहाँ पे पड़ेगा, कच्छ रीजन में। ये सब ऐसे माइंड में कर लिया करो, ये क्वेश्चन कहीं पढ़ाई नहीं जाते। 4 person are traveling to different states of India. To whom will you advise to protect oneself from blizzard? Blizzards क्या होते हैं, जो ठंडी हवा के जो होते हैं ना, बर्फ़ के जो तूफान आते हैं उसको कहा जाता है। अब तूफान बर्फ़ के कहाँ पे आएंगे, असम में आएंगे, ऑब्वियसली बात है। त्रिपुरा, देखो मैं इसका मैप, आपको इंडिया का पूरा मैप याद होना चाहिए, ऐसा कुछ हमें बर्फ़ तो पड़ती नहीं है, तो उड़ीसा को तो हटाओ यहाँ से, त्रिपुरा यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे बांग्लादेश है, और यहाँ पे भी बर्फ़ नहीं पड़ती, तो ये भी हटाओ। अब असम की नॉर्थ ईस्ट में बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश है, ये बीच में असम है, तो यहाँ नहीं आता। लेकिन यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे हिमालयन रेंज जा रही है, तो यहाँ पे क्या है, बर्फ़ है, तो यहाँ पे आ सकते हैं, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। ब्लिजर्ड क्या होती है उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आपको थोड़ा सा देख लेना अगर नहीं पता हो तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट प्रोमिनेंट फॉर प्लांटेशन। सबसे पहले तो ये समझ लो प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, फिर आगे इसका आंसर देखेंगे। समझो, इसको समझोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। प्लांटेशन एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर होता है जहाँ पे आप जो रॉ मटेरियल्स खरीदते हो या फिर आप जब खेती कर रहे होते हो, बेसिकली आप इसको ऐसे समझ लो कि जो खेती कर रहे होते हो आप, एक सिंगल क्रॉप की कर रहे होते हो और बहुत बड़ी लार्ज लैंड पे कर रहे होते हो। इसके लिए इंटेंसिव लेबर चाहिए होता है, रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि आप एक साथ बहुत सारी खेती कर लो। एक जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है टी, जो चाय होती है उसकी खेती, आसाम वगैरह के बागानों में देखी होगी आप लोगों ने। कॉफ़ी होता है, कर्नाटक के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, एक बहुत पर होती है, उस चीज़ को हम कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ का हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट प्रोमिनेंट नहीं है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट प्रोमिनेंट फॉर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है ना, पहले इस वर्ड को समझो, इसको समझोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। प्लांटेशन एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर होता है जहाँ पे आप जो रॉ मटेरियल्स खरीदते हो या फिर आप जब खेती कर रहे होते हो, बेसिकली आप इसको ऐसे समझ लो
कि जो खेती कर रहे होते हो आप एक सिंगल क्रॉप की कर रहे होते हो और बहुत बड़ी लार्ज लैंड पे कर रहे होते हो, इसके लिए इंटेंसिव लेबर चाहिए होता है, रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि आप एक साथ बहुत सारी खेती कर लो। एक जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है टी, जो चाय होती है उसकी खेती आसाम वगैरह के बागानों में देखी होगी आप लोगों ने। कॉफ़ी होता है कर्नाटक के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, एक बहुत पर होती है, उस चीज़ को हम कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर समझ में आया। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर लार्ज लैंड होती है। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कहती है वो भी देख लो एक बार। Plantation is also a type of commercial farming. It is a type of farming a single crop is grown on a large area. The plantation has an interface of the agriculture and industry. तो interface होता है agriculture और industry के बीच में. Plantation cover large tract of land using capital intensive inputs with the help of a migrant laborers. All the produce is used as a raw material in respective industries. In India के अंदर टी होती है, कॉफ़ी होती है, रबर होती है, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा आर द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप. टी जो होती है असम और नॉर्थ बंगाल के अंदर, कॉफ़ी होती है कर्नाटक के अंदर, इंपॉर्टेंट प्लांट क्रॉप्स हैं. राजस्थान के अंदर प्लांटेशन क्रॉप नहीं होती होगी, पानी नहीं है वहाँ पे इतना. ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो. द डिस्टेंस बिटवीन विच टू सिटीज हैज़ बीन रिड्यूस बाय अटल टनल. अटल टनल ने दो सिटीज़ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको रिड्यूस कर दिया है. तो मनाली टू लेह है इसका. अब यहाँ पे देखो इसका आंसर भी है. अटल टनल known as Rohtang Tunnel is a highway tunnel built under the Rohtang Pass in eastern Pir Panjal range of Himalayas or the Leh Manali highway in Himachal Pradesh. कहाँ पे? लेह मनाली से लेह. आंसर है ऑप्शन सी. ऐसी कुछ पिक्चर है इसकी. नेक्स्ट वाला देखो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स कंप्राइजेस आइलैंड विथ स्चूरीज, बीचेस, कोरल रीफ, सॉल्ट मार्शेस एंड मैंग्रोव्स. अब यहाँ पे सुंदरबन है, गल्फ ऑफ मन्नार है, नीलगिरी और नंदा देवी है. तो सबसे पहले तो ये सारी देख लो. नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर है. उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे नीलगिरी जो यहाँ पे केरला के अंदर है, यहाँ पर है. फिर उसके गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो तमिलनाडु के अंदर है. सुंदरबन जो है वो यहाँ पे वेस्ट बंगाल. कैसे करोगे? देखो सबसे पहले तो बोला स्टूरीज बना रही हैं. ठीक है, बीचेस हैं. बीचेस तो उत्तराखंड वाले में तो नहीं हो सकते, नंदा देवी में, तो उसको हटाते हैं. फिर कोरल रीफ्स है. कोरल रीफ्स के अंदर सॉल्टी वाटर चाहिए होता है. सॉल्ट मार्शेज हैं. मैंग्रोव्स हैं. मैंग्रोव्स कहाँ पर होंगे? समुद्र के आसपास होंगे. सुंदरबन के अंदर भी मैंग्रोव्स है, गल्फ ऑफ मन्नार में भी है, नीलगिरी में नहीं है. तो ये दोनों कट हो गए. अब यहाँ पे तो सुंदरबन आंसर होगा या गल्फ ऑफ मन्नार होगा, लेकिन यहाँ पे बोला स्टूरीज भी हैं. और आपको पता हो सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, यानी वो स्टूरी नहीं है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गल्फ ऑफ मन्नार. कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है इसका तरीका समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्टली गल्फ ऑफ मन्नार. ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे जाते हैं पेपर में. अब देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से? सबसे पहला देखो, मैं नीचे से बता रही हूँ, चलो ऊपर से देख लो. यहाँ पे फर्स्ट वाला, द कॉन्स्टिट्यूशन 85th अमेंडमेंट एक्ट हैज इंसर्टेड द राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A. तो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है ना, वो इसके द्वारा करा गया था. जो यहाँ पे जो अमेंडमेंट एक्ट दे रखा है वो 85 दे रखा है, लेकिन 85 के थ्रू नहीं करा गया था. 86 कॉन्स्टिट्यूशनल CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा. CAA को मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लिख रखा है, ठीक है, शॉर्ट में. तो यहाँ पे इसके द्वारा करा गया था. तो हमसे पूछा नॉट करेक्ट, तो आंसर डायरेक्टली ये आ गया. फिर उसके बाद देखो आर्टिकल 22 टॉक्स अबाउट द प्रिवेंटिव डिटेंशन. तो जो आर्टिकल 22 होता है वो बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस. अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? किसी पर्सन को बंदी बना के रख लिया जाता है. बेसिकली क्या होता है? अंदर अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि डिटेंशन of a person without trial and conviction by a court from preventing them to convert a crime in future में रोकने से. और महबूबा मुफ्ती और अमर अब्दुल्ला को 370 हटाया था, तब अंदर करा था इसके अंदर. अब यहाँ पे देखो, क्योंकि कश्मीर में वो दंगे ना भड़का दें. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो होती है वो पार्ट 3 है, क्योंकि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी किसके अंदर है? आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के अंदर. रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ये बात एकदम सही है. अभी बताती हूँ इसको यहाँ पे देखो, हाई कोर्ट का देखोगे आप, यहाँ पे देखो jurisdiction of the high court under article 226 is not exclusive. ये जो ठीक है अपने काम का नहीं है. अब यहाँ पे देखो, however the writ jurisdiction of the high court is wider than that of the supreme court. This is because the supreme court can issue writs only for the enforcement of the fundamental right and not for any other purpose. That does not extend to the case where the breach of the ordinary legal right is alleged. ये बात आप लोगों को सबको पता होगी कि आर्टिकल 32 जो होता है उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स के अंदर अगर ब्रीच कर रहे हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो. लेकिन जो आर्टिकल 226 होता है हाई कोर्ट के अंदर रिट्स होती है, इसके अंदर अगर ब्रीच होता है ऑर्डिनरी लीगल राइट का, तब भी आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो. तो हाई कोर्ट जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है इस रिस्पेक्ट. पावर होता है रिट ज्यूरिडिक्शन का हाई कोर्ट का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू किसके? सुप्रीम कोर्ट के. तो यहाँ पर
और यहाँ पे चंद्रा कुमार जो केस हुआ था 1997 के अंदर, उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो रिट है दोनों का, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ये वाला तो मैंने आपको आंसर बता दिया, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन को 85 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी बोला है, तो इसको देख लो क्या था। 85 है, 85 के अंदर प्रोवाइड फॉर कंसिक्वेशनल सीनियरिटी इन द केस ऑफ प्रमोशन बाय वर्च्यू ऑफ द रूल फॉर रिजर्वेशन फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंगिंग टू SC एंड ST विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम जून 1995, ठीक है। इसके अंदर क्या करा गया था, सीनियरिटी के बेसिस पे प्रमोशन की बात करी गई थी, किसके वर्च्यू में, SC और ST रिजर्वेशन में, गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर। तो यहाँ पे 85 भी पता चल गया, सारी चीजें पता चल गई, आंसर भी पता चल गया, आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्रिप्स मिशन इज नॉट करेक्ट। क्रिप्स मिशन जो आया था उसके बारे में कौन सी जो चीज़ है वो करेक्ट नहीं है। अब इट वॉज सेंड टू, अब मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इसको करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्ट डेट नहीं पता, उसके डेटाज नहीं पता, इस बारे में बात कर रही हूँ। इट वॉज सेंड टू इंडिया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन मार्च 1942, एकदम सही है, मार्च में ही आया था। उसके बाद सेकंड है, इट प्रपोज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज टू बी फ्रेम्ड बाय द इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडियन पीपल, तो ये भी सही है, दोनों सही है। एनी प्रोविजन विच वॉज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी फ्री टू रिटेन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम। कोई भी प्रोविजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में फ्री है, मतलब अगर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो फ्री है उस चीज़ के लिए। The British government could enter into a separate constitutional arrangement with any of the exceeding provinces, तो ये बात एकदम गलत है। जो बोला गया था प्रोविंसेस हैं वो अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ वो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल में एंटर होगी, ये बात जो है एकदम गलत है, तो इसलिए इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बैकग्राउंड है, मेन प्रपोजल क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, शॉर्ट में बता रही हूँ, इंडियन यूनियन और डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा। फिर यहाँ पे बात करी गई थी कि एक्सेप्टेंस ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रोविंसेस हैं अनविलिंग टू जॉइन द इंडियन यूनियन कुड ऑप्ट आउट draft their constitution and form independent union. Our treaty would be negotiated between the British government and the new Indian administration to ensure a smooth transfer of power and protection of minority. अथॉरिटी है वो रिटेन करेगी अथॉरिटी इंडिया के डिफेंस पे, सिक्योरिटी पे, अंटिल द पावर ट्रांसफर वाज कंप्लीटेड, तो ये चीज़ आई थी। अब क्रिप्स मिशन के बारे में ये तो हो गया, 22 मार्च 1942 को आया था, तो अनाउंस करा गया था 30 मार्च 1942 को, लेकिन गांधी जी वगैरह ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। आंसर इसका पता चल चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सी चीज़ करेक्ट है। आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करी जाती है। द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 368। ऑब्वियसली बात है, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी सही है, अभी दिखा दूंगी। द स्पेशल प्रोसीजर इन द आर्टिकल 368 वेस्टेड कंस्टिट्यूएंट पावर अपॉन द ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर, ये भी सही है। अब लेकिन इसका मतलब समझो, ये कंस्टिट्यूएंट पावर का क्या मतलब होता है, ये समझा देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कंस्टिट्यूएंट पावर मतलब होता है संविधान में चेंज करने का पावर, और आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि अगर उसे संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी चेंज करना है तो वो कर सकती है। उसने करा है, सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, तो यहाँ पर ये वाली चीज़ भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सारे ही सही हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। स्टेटमेंट यहाँ पे सेकंड देख लो, ये क्या है, An amendment of the constitution can be initiated only by introduction of a bill for the purpose in either house of parliament, दोनों में से हो सकता है, लेकिन नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है, इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे कि वो इंट्रोड्यूस करा जा सकता है ईदर हाउस में, तो ये भी सही है। समझ में आ गया। इसके बारे में थोड़ा पढ़ना हो तो पढ़ लेना, मैंने लगा दिया। और शायद अपन ने इसका अपन ने क्वेश्चन भी कराया, तो ध्यान होगा, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं बता रही अभी। बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्कमस्टेंसेज फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 352 के अंदर वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, आर्म्ड रिबेलियन है, लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं है। अभी इसको दिखा देती हूँ, इसको एक बार देख लो यहाँ पे। When a national emergency is declared as a ground of war or external aggression, it is known as external. On the other hand, when it is declared on the ground of the armed rebellion, it is known as the internal emergency. लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़, इस चीज़ को थोड़ा सा समझो। देखो एक बार देखना, Originally, the Constitution mentioned internal disturbance as a third ground for the proclamation of national emergency, but the expression was too vague and has a wider connotation. Hence, 44 Amendment Act of 1978 substituted the word armed rebellion for internal disturbance. Thus, it is no longer possible to declare a national emergency on the ground of internal disturbance, as it was done in 1975 by the Congress government headed by Indira Gandhi. बात समझ में आ गई?
नेशनल इमरजेंसी को इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पर आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये कब हुआ था? 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो नेशनल इमरजेंसी जो होती है वो करी जा सकती है 3 ग्राउंड पे, या तो युद्ध हो, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या फिर आर्म्ड रिबेलियन। लेकिन इन दोनों पे करी जाएगी तो एक्सटर्नल कहलाएगी, और आर्म्ड पे कराएगी, आर्म्ड पर इमरजेंसी घोषित होगी तो इंटरनल कहलाएगी। इंटरनल डिस्टर्बेंस पे घोषित नहीं की जा सकती। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, अकबर जो होता है वो इशू करता है एक फरमान 98 के इन द सिटी ऑफ द कैम्बे कंबत गुजरात द कंस्ट्रक्शन ऑफ, किसके कंस्ट्रक्शन के लिए? चर्च के लिए। ठीक है, अकबर परमिट द जीसुइट ऑर्डर टू बिल्ड अ चर्च इन द सिटी ऑफ द कंबे, गुजरात के अंदर करने को करता है। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा चर्च। छोड़ दो इसको, क्योंकि उस टाइम पे आने लग गए थे तो अकबर ने परमिशन दे दी थी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, डोमिगो पेस द मिडाइवल ट्रैवलर हैज़ डिस्क्राइब द सिटी ऑफ, जो डोमिगो पेस है, जो मिडाइवल ट्रैवलर है, वो अपनी सिटी को कैसे डिस्क्राइब करता है? मदुरई, विजयनगर और गिंगी, ये जो 3 जो सिटीज़ हैं, ये जो 4 सिटीज़ हैं, इनमें से वो किसके बारे में बात करता है? विजयनगर एम्पायर के बारे में। और विजयनगर एम्पायर को वो रोम से कंपेयर करता है और इसको बहुत सुंदर बनाता है। कृष्णदेव राय होते हैं, उनके रेन के अंदर आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बोल रखा कि ट्रैवलर का मैं आपको दूंगी एक PDF, तो मैं दे दूंगी। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो क्षति होती है भूकंप के द्वारा वो किसके द्वारा बढ़ाई नहीं जाती। देखो, कम डैमेज करेगी, 7 पे आ रहा है तो उतना ज़्यादा करेगी। पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतनी ज़्यादा लोग रहेंगे और उतने ज़्यादा लोग मरेंगे। टाइप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग्स भी अगर वुडन होगा तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, कॉन्क्रीट वगैरह की होगी तो वो गिरेंगी तो नुकसान होगा। क्लाइमेट होगा तो अर्थक्वेक का क्लाइमेट से तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर बारिश हो रही है तो बारिश क्या इम्पैक्ट डालेगी अर्थक्वेक पे? अर्थक्वेक तो जिस स्केल पे, वो तो धरती पे आ रहा है, बारिश तो आसमान से हो रही है। तो बेसिकली क्लाइमेट जो होता है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठंडी होगी तो भी अर्थक्वेक आ सकता है, अगर समर होगा तब भी अर्थक्वेक आ सकता है। तो इसका आंसर तो डी है, नहीं फर्क पड़ता। ये चढ़ने जाते हैं जो क्लाइंबर्स वगैरह होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो एवलांच का ही होता है। एवलांच में क्या होता है? जो बर्फ़ की जो स्लैब होती है वो पूरी की पूरी ऐसे खिसक जाती है। एवलांच जो होता है उसके अंदर बर्फ़ जो होती है, उसकी जो स्लाइस होती है या फिर बर्फ़ होती है वो खिसक जाती है। एक तो पहली बात तो होती है, जब बहुत बड़ा मास ऑफ द बर्फ़ खिसकता है तो आधे से ज़्यादा लोग तो उसके नीचे दब के मर जाते हैं। लेकिन जब वो खिसक रहा होता है तो आसपास बहुत ज़्यादा फॉग वगैरह क्रिएट करता है, तो उसके अंदर भी लोगों का दम घुट के मरने की जैसी हालत हो जाती है। तो जो माउंटेन्स क्लाइंबर्स होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो एवलांच ही होता है सबसे, क्योंकि पता नहीं होता कि एवलांच कहाँ पर आएगा। हाई पीक्स वगैरह पे जाओगे आप, जो एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा वगैरह है, वहाँ पे कभी देखना, कभी सुनना माउंटेन्स वगैरह की एवलांच आने वाला है। विंडो मिलती है उनको एक पर्टिकुलरली टाइम की, बस उसी के अंदर वो एंटर कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर नहीं है, टेरेस्ट्रियल है, लैंड से आ रही है। माउंटेन्स जो है वो लैंड पर है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। एक्वेटिक पानी के अंदर नहीं है, बायोलॉजिकल भी नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर तो बी है। तो डी इसका आंसर। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। एन इन्फेक्शन कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड एट अ बेसलाइन लेवल इन अ जियोग्राफिक एरिया विदाउट एक्सटर्नल इनपुट। एंड में कहा जाता है, ये तीनों डेफिनेशन मैंने आपको बता रखी। कोविड चल रहा था इसलिए पूछा, इसको छोड़ दो। अब क्या होगा? अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। Streams and rivers coming from the mountain deposits heavy material of rock and boulders in। तो जो स्ट्रीम और रिवर है वो आ रही हैं माउंटेन से, वो डिपॉजिट करती हैं बहुत सारे रॉक्स और बोल्डर्स, उसको खादर, बांगर, भाबर और तराई। अब यहाँ पे सबसे पहले तो इन सारे वर्ड्स को अपना कोई मीनिंग पता होना चाहिए कि खादर किसको कहते हैं, भाबर किसको कहते हैं। तो NCERT ने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, इतना अच्छा नहीं है लेकिन हाँ ठीक है। इसको देखो, मैंने हाईलाइट कर दिया ऑलरेडी। भाबर है, तराई है एल्यूविलियल प्लेन के अंदर। द एल्यूविलियल प्लेन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू खादर एंड भांगर। अब यहाँ पे देखो, भाबर इज अ नैरो बेल्ट रेंजिंग बिटवीन 8 से 10 किलोमीटर पैरेलल टू द शिवालिक फुटहिल्स एट द ब्रेकअप ऑफ द स्लोप। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस स्ट्रीम्स, ये देखो लाइन जो NCERT का एग्जैक्ट है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द स्ट्रीम्स एंड द रिवर्स कमिंग फ्रॉम, थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ अगर दिख रहा हो तो क्लियर हो जाएगा। द स्ट्रीम्स एंड द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट हैवी मटेरियल्स ऑफ रॉक टाइम डिसअपियर इन द जोन। ठीक है, तो यहाँ पे जो माउंटेन्स वगैरह आते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। फिर साउथ मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ, ये माउंटेन्स है, माउंटेन से यहाँ पे ये वाला जो रीजन होता है ये भाबर कहलाता है। इसके नीचे छोटे छोटे से बोल्डर्स वगैरह होते हैं, इसको हम तराई कहते हैं। साउथ ऑफ द भाबर इज तराई बेल्ट विच इज अप्रॉक्सीमेटली विड्थ ऑफ 10 से 20 किलोमीटर, वेयर मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज विदाउट हैविंग एनी प्रॉपर demarcated channels, thereby creating marshy and the swampy condition known as a tarai. This has a luxurious growth of the natural vegetation and the house of the varied wildlife. The south of tarai is a belt consisting of the old and the new alluvial deposit known as the old को कहते हैं भांगर और new को कहते हैं खादर। तो यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा सा और डीप में पढ़ना हो तो आगे पढ़ लेना, लेकिन हमारा आंसर हमें मिल चुका है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाबर।
तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सी भाबर। और ये चीज़ अपन ने अभी यहाँ पे देखी है, एग्जैक्ट लाइन देखी है। तो आगे चलते हैं और तीनों वर्ड्स जो होंगे बाकी वो आपको समझ में आ गए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रल रोल इज करेक्ट? इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट है? देयर इज वन जनरल इलेक्ट्रल रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी। ऑब्वियसली बात है, सबका जो इलेक्ट्रल रोल होता है जिसमें सबका नाम होता है, तो एवरी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी के अंदर वो होता है। नो पर्सन इज इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द इलेक्ट्रल रोल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और एनी ऑफ दम। मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी एक के आधार पर कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, हम रिलीजन के बेस पे, कोई सी भी रिलीजन हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जॉरिस्टियन, जो भी हो, कितने भी हों, पारसी वगैरह कोई भी हो, वो इस बात पे कि आपका ये धर्म है, आप जो है वोट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। सेक्स और कास्ट भी नहीं है, तो ये भी सही है। अ सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज कैन कास्ट हिज और वोट अनलेस डिस्क्वालिफाइड अंडर अ लॉ ऑफ एन अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर। ये भी सही है। बात समझ में आ रही है? तीनों बात समझ में आ गई। 18 साल से नीचे नहीं होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होगा उसको वोट करने का अधिकार होगा। जो तीनों के तीनों सही है, तो इसका आंसर अपने पास क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट, ठीक है, टोटलिटेरियनिज्म। इसके बारे में मतलब इसका क्या मतलब होता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट होती है ना, उसका टोटल कंट्रोल होता है। जैसे चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, वहाँ पे गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है लोगों की सोच पे, उनके थॉट्स पे, बिलीफ पे, बिहेवियर पे। इट इज़ नॉट अकिन टू ऑटोक्रेसी एंड ऑथोरिटिज्म। ऑटोक्रेटी है, वहाँ पे एक ही राजा होता है और उसी की जो शासन कर रहा होता है, उसी का जो सारे रूल्स वगैरह रेगुलेशन उसके हिसाब से चलते हैं। तो ये वाली चीज़ जो है वो गलत है। अब इसके हिसाब से ये इसकी डेफिनेशन में तो गलत है, लेकिन नॉट पूछा तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। इट असर्व पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल बट इट डज नॉट असर्व पर्सनल फ्रीडम। पर्सनल फ्रीडम को तो नहीं, आप क्या खाना चाहते हो, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम को जब्त कर लिया जाता है। सही है। इट एम्प्लाइज अबॉलिशन ऑफ द सिविल सोसाइटी। ये भी सही है। इट अबॉलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी। इट यूजुअली आइडेंटिफाई विथ वन पार्टी सिस्टम। नॉर्थ कोरिया का सोच लो, सारे आंसर आ जाएंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब अपने पास मोस्टली जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो कौन से आने वाले? करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब करंट अफेयर्स क्योंकि इस पेपर में अभी तो थे नहीं, तो जल्दी करते हैं इन क्वेश्चंस को। लेकिन यहाँ पे देखो, जो आंसर है अपन को मतलब नहीं 2020 का है, लेकिन यहाँ पे अपन देखेंगे कि कुवेम्पु पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। ये नेशनल अवार्ड होता है। ये कुवेम्पु एक पोएट थे, उनके उसको इज कंट्रीब्यूटेड इन एनी ऑफ द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको क्रैश प्राइज दिया जाता है 5 लाख का, सिल्वर मेडल और सिटेशन दिया जाता है। ये पोएट थे, नॉवलिस्ट थे और क्रिटिक थे, और ये कन्नड़ पोएट थे 20th सेंचुरी के, ठीक है। और इनको जो था, ही वॉज द फर्स्ट कन्नड़ा राइटर टू बी डेकोरेटेड विद द जनपद अवार्ड। जनपद अवार्ड दिया गया था श्री रामायण दर्शनम के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। अपन को अवार्ड पता होना चाहिए, मैंने वो बता दिया। आप आंसर देख के क्या ही करोगे। अवनी लखेरा के बारे में बात करी गई है। फर्स्ट इंडियन वुमेन है, जो पैरा ओलंपियन है। लेकिन ये देख लो इन्होंने कहाँ कहाँ जीता था। टोक्यो 2020 में जीता था इन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज 10 मीटर और 50 मीटर राइफल के अंदर। पेरिस के अंदर भी इन्होंने जीता पैरा ओलंपिक 2024 गोल्ड मेडल जीता 10 मीटर के अंदर स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर, और पैरा ओलंपिक में वर्ल्ड नंबर 1 वुमेन्स 10 मीटर राइफल के अंदर हैं। ये वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स रैंकिंग के अंदर। अवनी लखेरा ये शूटिंग से रिलेटेड है, ये जयपुर की हैं शायद, राजस्थान में। अब यहाँ पे देखो बगराम एयरबेस कहाँ पर है, ये अफगानिस्तान। न्यूज़ देखो यहाँ पे, अफगानिस्तान बगराम एयरबेस रिपोर्टेडली हैंडेड ओवर टू यूएस को दे दिया गया। ये न्यूज़ में था, इसलिए यहाँ पे वो निकलने के लिए, क्योंकि वहाँ पर से यूएस की जितनी भी आर्मी है उसको निकाला जा रहा था, तो निकालने के लिए एक एयरपोर्ट बगराम, उसका नाम बगराम था, और ये अफगानिस्तान के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, द पंचमुली झील किसके निकट है? पंचमुली झील जो है वो जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी उसके निकट है। स्टैचू ऑफ यूनिटी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो पंचमुली लेक, इसकी टाइमिंग्स वगैरह है, और ये यहाँ पे सरदार सरोवर डैम के पास में स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो उसके पास में है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी। फिर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है ना, 11th सेंचुरी के अंदर जो रामानुज थे इंडियन फिलोसफर, उनके लिए बनाई गई थी। मतलब जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, वैसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी है? रामानुज की है, और ये कहाँ पे? हैदराबाद में। ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, अपने पास क्या है? पिनाका डेवलप्ड इन इंडिया क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट। पिनाका मल्टी बैरल था, अपन ने डायग्राम भी देखा था, तो पहले करा चुके हैं, अब नहीं करवा रही इसको। नेक्स्ट देखेंगे। फिर यहाँ पे देखो इद्दत ए द्वार क्या है? यहाँ पे इतत ए द्वार क्या है? ये है ई फाइलिंग पोर्टल ऑफ द इनकम टैक्स। तो यहाँ पे देख लो ई फाइलिंग पोर्टल कौन सा है, तो इसका बी हो जाएगा। करंट का क्वेश्चन है, छोड़ो। अब उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो अग्नि पी
अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल है, उसकी रेंज क्या है। अब यहाँ पे रेंज पूछ ली है, तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है क्योंकि रेंज जनरली नहीं पूछी जाती। 1 से 2000 किलोमीटर के अंदर है। यहाँ से देख लो 1 से रेंज जो है 2000 इट सेल्फ एज अ फ्री रेबीज फ्री स्टेट। किसने डिक्लेयर करा था, छोड़ दो, ये शायद गोवा है इसका आंसर। अब यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेस इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, तो यहाँ पे देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, chronologically arrange the following Indian origin astronauts on the basis of their flying into space starting with the first। सबसे पहले कौन गए थे, राकेश शर्मा गए थे, ये बात तो सबको पता है। तो सेकंड जो होगा वो फर्स्ट होगा, यानी ये वाला होगा। फिर उसके बाद कल्पना चावला गई थी, तो ये वाला सेकंड जो है ये होगा। तो इसका आंसर फिर सुनीता विलियम्स, और यहाँ पे ये जो, लेकिन यहाँ पे जो शिरीषा बंदला है इनके बारे में देख लो, ये रिसर्चर है, एस्ट्रोनॉट है वर्जिन गैलेक्टिक के अंदर। ये थर्ड वुमेन है इंडियन ओरिजिन की जो वहाँ पे गई थी, अमेरिकन है, वैसे इनके पास सिटीजनशिप जो है वो अमेरिकन है। सुनीता विलियम्स के पास भी अमेरिकन है, और यहाँ पे कल्पना चावला भी यूएस की सिटीजन है, लेकिन राकेश शर्मा जो थे वो इंडियन सिटीजन्स थे, नासा से गए थे बेसिकली ये सारे लोग। लेकिन राकेश प्रेसिडेंट जोवेनाइल मोएसे जिनकी हत्या कर दी गई है वो किससे थे, तो करंट का क्वेश्चन है, छोड़ दो इसको, इसका हेती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, इंडियन नेवल शिप जो है INS तबर हैज रिसेंटली पार्टिसिपेट इन 2-day नेवल एक्सरसाइज विद एन इटालियन नेवी। इटालियन नेवी के साथ करा है, तो सी इसका टायरन सी है। 13 हो गया अपना। अब उसके बाद ये 14 एक बार देख लो। 14 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एज रिसेंटली हैव अवॉर्डेड टू मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट WHO द्वारा किसको दिया गया था, तो ये रिसेंटली है, करंट का क्वेश्चन है, छोड़ दो किसी को भी दिया होगा, हमें क्या। उसके बाद नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन देखो 113, इंडियन नेवल शिप हुई थी इटालियन नेवी के साथ में और इंडियन नेवल शिप के साथ में, तो कहाँ पर हुई थी वो छोड़ो, अब अपना मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखो आयोनियन सी, एड्रियाटिक, और यहाँ पे टायरियन सी और मेडिटेरियन सी, इन चारों के बारे में बात हो रही है। तो अपन ये चारों की पोजीशन देख लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा अपने लिए इस क्वेश्चन में। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो ये मेडिटेरियन सी है, और यहाँ पे आयोनियन सी है, और ये वाला जो पार्ट है वो इटली है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पास में दिखा देती हूँ, इसको देख लूँ। ये मेडिटेरियन सी हो गया, इटली के इस साइड एड्रियानियन, यहाँ पे आयन से आई से याद रखोगे, यहाँ पे टी आता है, तो AIT, ये इटली के तीनों साइड जो सी हैं उसको ऐसे आप याद रखोगे AIT से। आप इसको कैसे याद रखोगे, AIT से। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि ये इटली है, यहाँ पे ये फ्रांस है, स्विट्जरलैंड वगैरह है, यहाँ पे एड्रियाटिक है, आयोनियन है, और टायरियन सी है, तो यहाँ पे ये सारे हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से आपका जो भी आंसर है देख लेना, अपना मतलब नहीं है इसका भी। 13 हो गया अपना। अब उसके बाद ये 14 एक बार देख लो। 14 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एज रिसेंटली हैव अवॉर्डेड टू मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट WHO द्वारा किसको दिया गया था, तो ये रिसेंटली है, करंट का क्वेश्चन है, छोड़ दो किसी को भी दिया होगा, हमें क्या। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अमंग द फॉलोइंग पीस प्राइज, गांधी पीस प्राइज क्या होता है हम वो देख लेते हैं, हमें ये मतलब नहीं है किसको मिला था। गांधी पीस प्राइज जो होता है वो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंस के लिए दिया जाता है। 1995 ईयर में ये स्टार्ट करा गया था। अब यहाँ पे ट्रिब्यूट होता है जो ह्यूमैनिटी, जो गांधी जी के ऑब्वियसली जो मॉरल्स रहे हैं उन पे दिया जाता है। 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको देता है राष्ट्रपति भवन के अंदर। ठीक है, किसी भी पर्सन को दिया जा सकता है, कोई भी जेंडर का हो सकता है, रेस हो सकता है। वाई वॉज धूलावीरा इन द न्यूज़, धूलावीरा क्यों न्यूज़ के अंदर, फॉर द स्केलेटन डिस्कवर्ड फॉर द रिसीव द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग, तो ये डी हो जाएगा इसका आंसर। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट, तो इसका आंसर है दुरंत कप। अभी इनके बारे में मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी आपको। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन द ओलंपिक्स, तो इसका आंसर होगा कर्णम महेश्वरी। ये जो थी फर्स्ट है। अच्छा, ये मैंने इंग्लिश में ही लगा रखे हैं दोनों, कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे। द रशियन फेडरेशन पार्टिसिपेटेड इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020 अंडर ऑफ विच, तो रशियन ओलंपिक कमेटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी आर इन स्पेशल फोकस इन द नेशनल मिशन ऑन ईडेबल ऑयल और ऑयल पाम्स, तो इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट रीजन और अंडमान निकोबार है। तो पाम ऑयल वगैरह ऑयल की बात हो रही है, तो यहाँ पे नॉर्मली ईडेबल ऑयल की बात हो रही है। तो ये जो म्यांमार वगैरह से अपन लेकर आते हैं, मलेशिया वगैरह से, तो वहाँ से ज़्यादा लेकर आते हैं, बट यहाँ पे पूछा गया तो करंट में रहा होगा शायद, इसलिए पूछा है। हिंदी में भी ये क्वेश्चन देख लो अगर आप लोगों को देखने हो तो, ये रहे हिंदी के अंदर ये क्वेश्चन। ठीक है, धोलावीरा क्यों समाचार में आया, कौन सा प्राचीनतम है एशिया का, ओलंपिक में किसने जीता था, यहाँ पे रशियन फेडरेशन किसके अंदर था, और खाद्यान्न, तो यहाँ पे आप देख लेना इसको, है ना। ये इतना काम का भी यहाँ पे आते हैं, तो जो चीज़ें मेरे को आपको बतानी है। देखो सबसे पहले क्या होता है, जब ये जो कप्स वगैरह होते हैं ना, इनसे क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा है जो कौन से गेम से रिलेटेड है। जैसे दुरंत कप पूछ लेंगे, संतोष ट्रॉफी पूछ लेंगे, या फिर फुटबॉल से कौन सा रिलेटेड है, तो आपको वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लेकिन उन्होंने पूछा ओल्डेस्ट में दुरंत कप है जो 18 अक्टूबर 1888 के अंदर स्टार्ट हुआ था। IFA शील्ड भी है, रोवर कप भी है, संतोष ट्रॉफी भी है, सुबर्तो कप भी है, फेडरेशन कप है, नेहरू कप है, मेजर इंडियन सुपर लीग है, सुपर कप है, और हीरो आई लीग है जो 2007 में स्टार्ट हुई थी। ये तो हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे गोल्ड
किसको मिला था। तो यहाँ पे देखो गोल्ड जो मेडल इंडिया के अंदर ओलंपिक्स में सबसे पहले मिला था फील्ड हॉकी के अंदर, यानी हॉकी के मैच में, हॉकी में मिला था मेंस हॉकी। तो लगातार गोल्ड कौन की जीत के आ रहा था, मेंस हॉकी की टीम जीत के आ रही थी। इससे रिलेटेड 2 स्टोरी हैं, वो अभी सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देख लो, ये ब्रॉन्ज और सिल्वर का तो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो कर्णम महेश्वरी जो है वो सबसे पहली लेडी थी इंडिया से जीतने वाली। 2000 सिडनी ओलंपिक्स में उन्होंने जीता था वेट लिफ्टिंग 69 kg कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। और शी मेड द हिस्ट्री, फर्स्ट हिस्ट्री थी वो, फर्स्ट उन्होंने हिस्ट्री बनाई थी। और कितना लिफ्ट करा था उन्होंने, 240 kg का करा था। अब सबसे पहले पार्टिसिपेट करने वाली नीलिमा थी और मैरी डिसूजा थी। ये सबसे पहले इंडियन वुमेन थी जिन्होंने 1952 में पार्टिसिपेट करा था, लेकिन कोई भी मेडल नहीं जीता था। तो ये चीज़ तो हो गई। अब स्टोरी सुन लो यहाँ पे क्या हुआ था। इंडियन हॉकी की जो टीम थी उसके अंदर जो मेजर ध्यानचंद थे, उनकी जो हॉकी की स्टिक थी उसको तोड़ के देखा गया था कि कहीं इसके अंदर चुंबक तो नहीं है, मैग्नेट तो नहीं लगा हुआ कि बॉल को इतना अट्रैक्ट करती है। दूसरी बात, जब ये हॉकी खेल रहे थे तो इनका मैच जो है हिटलर देखने आया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे 32-36 ये जर्मनी का टाइम और वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि हिटलर जब आया तो उसने ना मेजर ध्यानचंद को बोला आपको जो चाहिए, जो भी चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन आप जर्मनी से खेलो, हमारे देश की तरफ से खेलो। लेकिन जो मेजर ध्यानचंद थे उन्होंने मना कर दिया था और उन्होंने हमेशा से इंडिया के लिए ही खेला है। तो जो अपना खेल रत्न भी होता है अब उनके नाम से कर दिया गया मेजर ध्यानचंद, उनके सम्मान में उसको मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख लेना। अभी रिसेंट में आगे के पीछे के 2 जो ईयर्स वाले रहते हैं क्वेश्चंस में, ओलंपिक हुए हुए होते हैं तो उनसे पूछा जाता है, लेकिन पीछे जो 1-2 ईयर के रहे हुए होते हैं, आने वाला होता है ओलंपिक्स या फिर खत्म हुआ होता है, कोई गेम हुआ होता है, खत्म हुआ होता है, आने वाला होता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहीं पे ये वाला अपना पेपर खत्म होता है। उसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।